हेलो एवरीवन, ट्रिपल ए ब्राइट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम फिर से कुछ वीकली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स करेंगे जो कि आपके 24 मार्च से लेकर 30 मार्च तक आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, इससे पहले वाले भी करंट अफेयर आपको करा दिए गए हैं, आप शीट देखिए उसके साथ। और जो पुराने करंट अफेयर है कोशिश करा करो कि उनके साथ इनका लिंक बना पाओ, है ना, ताकि आपको याद होना शुरू हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके पास यहाँ पे पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, जिसमें अगर हम बात करें तो पहला ही करंट अफेयर हमारे पास मिलिट्री एक्सरसाइज से रिलेटेड है। ठीक है, देखते हैं। चलिए, मिलिट्री बोलने का मतलब हो गया यहाँ पे नेवी एक्सरसाइज से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए, कहता है एक्सरसाइज मोजाम्बिक तंजानिया ट्राइलेटरल। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपके पास आ जाएगा कि कौन सी एक्सरसाइज है आपके पास ये, तो ये ट्राइलैट है या फिर ट्राइलेटरल है। बोलने का मतलब है कि 3 कंट्री की नेवी यहाँ पर क्या कर रही है, पार्टिसिपेट कर रही है। उसमें से एक आपको क्लियर रखना है, एक हो गया इंडिया, एक आपके पास हो गया मोजाम्बिक और एक आपके पास हो गया तंजानिया। ठीक है, तो आपके पास ट्राइलेटरल एक एक्सरसाइज हुई है अगर हम बात करें, जिसका नाम है IMT ट्राइलेट। तो ये नाम से भी आपको क्लियर हो जाएगा और आप इजी करके इसको समझ पाएंगे। कहता है अगर हम इस एक्सरसाइज की बात करें तो ये 2 फेजेस में शेड्यूल की गई है। पहला फेज कहता है हार्बर फेज। आप सबको पता है हार्बर उस जगह को कहा जाता है जहां पे शिप खड़ी होती हैं। ठीक है, उसके अलावा एक कौन सा आता है यहाँ पे, सी फेज, मतलब एक पानी के अंदर और एक बिल्कुल किनारे पे। कहता है अगर हम बात करें, अच्छा इसके अलावा आपको एक चीज और याद रखनी है कि जब आप इंडियन नेवी मतलब INS शिप की बात करते हो तो यहाँ पे इंडिया की 2 शिप्स पार्टिसिपेट करेंगी। उसमें से एक का नाम आता है आपके पास तीर और एक आपके पास आता है INS सुजाता। एक का नाम क्या आता है आपके पास यहाँ पे, INS सुजाता। तो ये आपको पता रखना है कि कौन सी वाली शिप ने यहाँ पर पार्टिसिपेट करा है। तो पहला तो IMT ट्राइलेट जो है वो 3 कंट्रीज के बीच में हुआ है, 3 कंट्री की नेवीज के बीच में हुआ है। उसमें से एक है इंडिया, एक है मोजाम्बिक और एक कौन सा आता है आपके पास यहाँ पे, तंजानिया। अगर हम इसकी बात करें तो इंडिया से जिन शिप ने पार्टिसिपेट करा है वो है तीर और दूसरी का नाम क्या आता है आपके पास, INS सुजाता। क्या नाम आता है, तीर और सुजाता आता है। उसके बाद आता है ये जो एक्सरसाइज है ये 2 फेजेस में शेड्यूल की गई थी। एक कहां पर की गई थी, हार्बर में, और एक कौन सा था इसका, सी फेज था। ये आपको यहाँ पर क्लियर रखना है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें जो ये हार्बर फेज है इसके अंदर क्या क्या बोला गया, मतलब कि अगर मान लो शिप किसी कोने पे, यहाँ पर किसी कोने पे खड़ी हुई है, ठीक है, तो अगर देखा जाए कि इसमें से इस प्रकार की एक्सरसाइज कैसे मदद करेगी, तो आपको याद रखना है डैमेज कंट्रोल के बारे में बात करेगी। अगर कोई अगर मान लेते हैं कोई बीच में फंस गया है तो उसको निकालना, इवैक्यूएट करना, ये सब हार्बर फेज के अंदर किए गए। और सी फेज की जब आप बात करते हो तो सी फेज के अंदर कि बोट किस प्रकार हैंडल करनी है, अगर फायरिंग एक्सरसाइज, मतलब ये सारी एक्सरसाइज इसके अंदर कराई गई हैं इस वाली एक्सरसाइज के अंदर। कहता है अगर हम चीफ की बात करें नेवी के तो कौन आते हैं, R हरि कुमार आते हैं, ये क्लियर रखना है आपको। मोटो क्या आता है इसका, तो साम ना वरुणा आता है, मीनिंग बी ऑस्पेशियस अनटू अस ओ वरुणा। ठीक है, तो ये आपको देखना है यहाँ पे मोटो इसका, ये आपको यहाँ पर क्लियर होना चाहिए। हम पिछली क्लासेस में भी इसके बारे में बहुत जगह पे बात कर चुके हैं कि जब भी हम नेवी की बात करते हैं तो फादर ऑफ इंडियन नेवी किसे कहा जाता है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। फादर ऑफ इंडियन नेवी किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है शिवाजी महाराज को। किसे कहा जाता है, शिवाजी महाराज को। अगर आप हिस्ट्री अच्छे से पढ़ते हैं तो आप सबको पता है कि मुगल जो थे वो जमीन पे ज्यादा पावरफुल थे, पर अगर आप उसके पैरेलली मराठास की बात करते हो तो मराठास नेवी में बहुत ही एफिशिएंट और एक्सीलेंट थे, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए, उसके अलावा एक हार्बर से और पेपर के लिए क्वेश्चन निकाल लेते हैं। देखो, अगर आप पेपर दे रहे हैं तो आपको आइडिया होगा कि एक हार्बर की जब आप बात करते हो तो एक आप इसे डॉकयार्ड भी कह देते हैं, कई बार क्या कह देते हैं इसको, डॉकयार्ड। तो पेपर में डॉकयार्ड से क्वेश्चन आता है कि लोथल जो है वो किस लिए फेमस था, तो आपको याद रखना है हार्बर लिखा होगा तो हार्बर आप टिक करेंगे, अदरवाइज क्या आंसर आता है इसका, डॉकयार्ड। और क्लियर रखना है लोथल इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक साइट थी जो हमें कहाँ देखने को मिलती है, जो हमें देखने को मिलती है गुजरात में। ठीक है, तो ये आपको क्लियर रखना है। जब भी ऐसा कोई आ जाए आपके पास तो आप जोड़ के पढ़ेंगे तो याद रहेगा। डॉकयार्ड हार्बर, मतलब हार्बर डॉकयार्ड भी कह देते हैं। और एक साइट हुई इंडस वैली सिविलाइजेशन की जिसका नाम था लोथल, जो कहां पर आती है, गुजरात में। और ये किसके लिए फेमस, मतलब यहाँ पे क्या चीजें हमें देखने को मिली है, तो यहाँ पर हमें डॉकयार्ड या फिर हार्बर देखने को मिलता है। ठीक है, साथ साथ जोड़ा करो ताकि आपको समझ में आना शुरू हो जाए। ठीक है, अच्छा, अब मैंने आपको देखो, मैंने अभी आपको एक और वो कराई थी, शिप के बारे में बताया था। शिप का नाम था, अगर आपने गौर करा हो तो, एक मैंने आपको बताया
तीर और एक मैंने आपको बताई सुजाता। जब आप सुजाता वाली शिप की बात करते हैं, आप सुजाता से हमारे एंशिएंट हिस्ट्री का एक क्वेश्चन बन जाता है, वो देख लेते हैं कि आप सबको पता है कि महात्मा बुद्ध की अगर आप बात करें तो महात्मा बुद्ध को सुजाता ने ही खीर खिलाई थी। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि वैसे तो आपको शिप को तो याद ही रखना पड़ेगा, पर महात्मा बुद्ध को भी खीर खिलाने वाले कौन हुई, तो आपको याद रखना है सुजाता हुई। तो ये भी आप लिंक करके पढ़ सकते हैं ताकि आपको याद रहे, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपके पास पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, जो कि किससे डील करता है, यहाँ पे जो डील करता है किससे, एक एक्सरसाइज थी जिसका नाम था IMT ट्राइलैट, और इसकी अगर हम बात करें तो ये नेवल एक्सरसाइज थी किन 3 कंट्रीज के बीच में, इंडिया, मोजाम्बिक्यू और तंजानिया। और अगर आप सबको पता हो तो अगर हम बात करें मोजाम्बिक्यू की और तंजानिया की बात करते हैं तो ये बॉर्डर बनाते हैं किसके साथ, अपना इंडियन ओशन के साथ। किसके साथ वो बनाते हैं, तो आपको याद रखना है इंडियन ओशन के साथ। और मान लेते हैं कि ये अपने पास अफ्रीका है, तो अफ्रीका के साउथ ईस्ट पे आपको देखने को मिलते हैं, तो ये हो गया साउथ इसका। और अगर हम बात करें तो ये इसका ईस्ट आ जाता है। तो इस जगह पे हमें ये 2 देश देखने को मिलते हैं अफ्रीका के, जहां पर ये एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई है, ठीक है। चलिए, और इस समय आपको ये भी याद रखना है कि नेवी हमारी बहुत ही स्ट्रांग हुई पड़ी है, बहुत ज़्यादा मतलब कि पीक पे है, क्योंकि नेवी से ही रिलेटेड आप आगे भी 1-2 न्यूज़ को चेक करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बाद सेकंड करंट अफेयर पे चलते हैं। सेकंड क्या कहता है, सेकंड कहता है कि यहाँ पे बात करता है राजस्थान जो है वो पहला राज्य बन गया है जिसने वाटर रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम के लिए एक पोर्टल को लॉन्च करा है। पढ़ते हैं इसके बारे में क्या चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। आप सबको पता है जो राजस्थान की लोकेशन है वो आपको सबको ये बताती है कि वाटर की स्कैरसिटी है। ये तो नहीं कहेंगे पूरे राजस्थान में है, हाँ, बट अगर आप बात करेंगे तो वेस्टर्न राजस्थान की तरफ आपको ये देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए बात करता है, कहता है राजस्थान बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च स्टेट वाटर रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम डैशबोर्ड टू फोरकास्ट। अब यहाँ पे क्या है, इस प्रकार का एक पोर्टल लाया गया है जिसमें फोरकास्ट किया जा सकता है ड्रॉट को। ड्रॉट क्या हो गया, जब सूखा पड़ जाता है उसे फोरकास्ट कर सकता है, एंड टू इनेबल बेटर वाटर मैनेजमेंट बेस्ड वाटर अवेलेबिलिटी, और पानी की सुविधा और कहाँ कहाँ कैसे कैसे पहुंचाई जा सकती है, इससे भी ये डील करेगा। अगर हम इसके बारे में बात करें, इस डेटा के अंदर मतलब इस पोर्टल की अगर हम बात करें तो कितने डैम्स बता रहा है, 805 डैम्स, डेली डेटा ऑफ 242 डैम्स, I'm sorry, and the live data of 88 dams will be available in the portal. क्लियर हो गया आपके पास यहाँ तक, ठीक है। तो राजस्थान पहला इस प्रकार का कोई राज्य बन चुका है। कहता है द डेटा ऑफ भाखड़ा गंगा एंड भाखड़ा कैनाल सिस्टम, उसके बाद है बिसालपुर, उसके बाद है जवई, फिर उसके बाद है गुंदा जवाहर सागर डैम विल बी अवेलेबल लाइव थ्रू स्काडा। स्काडा का पेपर फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है, ये आपको यहाँ पर क्लियर रखना है। उसके बाद आता है यहाँ पर आपके पास आगे सुपरवाइजरी एंड कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन। तो आपको याद रखना है सुपरवाइजरी, कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन किन किन के बारे में स्पेसिफिक लिख रहा है, वो एक लिख रहा है गंगा और भाखड़ा कैनाल के बारे में, सेकंड वो बात कर रहा है बिसालपुर के बारे में, थर्ड वो बात कर रहा है जवाई के बारे में, उसके बाद है गुंडा जवाहर सागर के डैम के बारे में बात कर रहा है। ये पोर्टल अगर हम बात करें तो ड्रॉट हो गया, पानी में होने वाली कमी हो गई आपके पास, या पानी से होने वाली कमी, या किस प्रकार से इसके मैनेजमेंट को बढ़ाया जा सकता है, इन सब चीजों से डील करेगा ये पोर्टल। आगे बात करते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आपके पास, तो ये आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए और इसमें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगर हम बात करें इसके बारे में तो आप सबको पता है कि जब हम बात करते हैं राजस्थान की, तो राजस्थान की स्थापना की गई थी 30 मार्च 1949 को इसकी स्थापना की गई थी। तो राजस्थान की स्थापना कब की गई थी, 30 मार्च 1949 को इसकी स्थापना की गई थी। अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान एक इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है, और वो किसके साथ करता है, पाकिस्तान के साथ। अब आप मुझे करंट अफेयर के तौर पे बताएंगे, मैंने आपको पिछले करंट अफेयर पे बताया था कि पोखरन की जब आप बात करते हो तो पोखरन में हमारा न्यूक्लियर टेस्ट फर्स्ट और न्यूक्लियर टेस्ट सेकंड हुआ था, वो आप मुझे बताएंगे राजस्थान में उनका नाम क्या क्या था। ये मैंने आपको बता दिया, पोखरन राजस्थान में हुए थे, और उनका नाम क्या क्या था और किस किस दिन पे उनको लॉन्च किया गया, और उनका प्रधानमंत्री कौन था, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये आप मुझे वहां पर कॉमेंट सेक्शन पे बताएंगे, ठीक है। क्लियर है आप सबके पास। तो राजस्थान इस प्रकार का क्या बन चुका है, आपके पास पहला राज्य बन चुका है, ठीक है। चलिए अब राजस्थान से कोई बेसिक फैक्ट एक दो और देख लेते हैं। तो पहला देखते हैं राजस्थान से बनने वाला बेसिक फैक्ट। आप सबको पता होगा बच्चे
कि राजस्थान की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे एक लार्जेस्ट सेलाइन वाटर भी है, ठीक है, मतलब सेलाइन एक लेक भी आती है यहाँ पे, जिसका नाम आता है आपके पास सांबर लेक। तो पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि सांबर लेक किस प्रकार की झील है, तो आपको याद रखना है कैसी झील आती है आपके पास ये, तो आपके पास कैसी झील आती है, सेलाइन आती है। उसके अलावा इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक साइट यहाँ पर है जिसका नाम आता है कालीबंगन। क्या नाम आता है इसका? कालीबंगन। ये आपको क्लियर रखना है, ठीक है। जैसे मैंने इंडस वैली सिविलाइजेशन की हार्बर के साथ एक जोड़कर आपको बताई साइट जिसका नाम क्या था? लोथल। और लोथल की जब आप बात करते हैं गुजरात में है, और किसके लिए फेमस था? तो डॉकयार्ड के लिए। वैसे ही राजस्थान में एक साइट है जिसका नाम आता है कालीबंगन, और ये भी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट है जो हमें कहाँ देखने को मिलती है? राजस्थान में देखने को मिलती है, ठीक है। उसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि स्टेट बॉर्डर किस किस के साथ शेयर कर रहा है? कौन? राजस्थान। तो हमें पता होना चाहिए इसके बारे में भी, तो बात कर लेते हैं। देखिए, अगर आप देखें ऊपर से शुरू करते हैं तो पंजाब के साथ बॉर्डर शेयर करता है, पहला आपको याद रखना है। पंजाब के बाद अगर हम बात करें तो हरियाणा के साथ बॉर्डर शेयर करता है। उसके अलावा आप देखें तो यूपी के साथ बॉर्डर शेयर करता है, मध्य प्रदेश के साथ करता है, और प्लस गुजरात के साथ बॉर्डर शेयर यहां पर करता है, ठीक है। उसके अलावा एक बेसिक फैक्ट और आप सीख सकते हैं यहां पे कि नागौर जो है वो इंडिया का पहला डिस्ट्रिक्ट बन गया था जिसके पास क्या थी? अपनी खुद की पंचायत थी। तो आपको याद रखना है, पंचायती राज सिस्टम आप पढ़ते हैं पॉलिटी के अंदर, तो नागौर वाज द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट, या पहला, आप ऐसा कह सकते हैं पहला गांव हो गया जिसने क्या अपनाया था? पंचायती राज सिस्टम को, या पंचायत जहां पर हमें पहली बार देखने को मिलती है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो इसकी कैपिटल का नाम आता है जयपुर राजस्थान की, जिसे मैं और आप पिंक सिटी के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं इसको? हम पिंक सिटी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग हमें यहाँ पे किस कलर की देखने को मिलती है? तो पिंक कलर की देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये भी हो गया आपके साथ एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट। उसके अलावा एक और चीज सीख लेते हैं। अगर आपको पता हो, एक हमारे इंडिया के बीच से बीचों बीच एक काल्पनिक रेखा जा रही है जिसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर राजस्थान से भी पास होकर जाता है। वैसे वो 8 राज्यों से पास होकर जाता है, उसमें से एक राज्य कौन सा आता है? राजस्थान आता है, ठीक है। उसके अलावा आप सबको बताएं कि यहाँ पर एक वो आता है क्लासिकल नहीं, फोक डांसेस हैं। उसमें से एक डांस आप सबने सुना होगा, घूमर, ठीक है। क्या सुना होगा आपने? घूमर। उसके अलावा कठपुतली, ठीक है, कठपुतली, ये डांस भी आपको कहाँ देखने को मिलता है? फोक डांस है, मैं रिपीट कर रही हूँ। क्लासिकल होगा तो कोई स्पेशल, उसके साथ कौन होंगे वहाँ पे? स्पेशल, कोई स्पेशल डांस करने वाले होंगे, पर हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं? हम यहाँ पे बात कर रहे हैं फोक डांसेस की, ठीक है। तो चलिए, राजस्थान वाटर रिसोर्सेज को लेकर भी, मतलब स्टेट वाटर रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम, इस प्रकार का एक पोर्टल लेकर आया है जिसमें पानी से रिलेटेड सारी बातों को यहाँ पर लाया जाएगा, ठीक है। उसके अलावा हमने क्या सीखा यहाँ पे कि कुछ यहाँ पे फोक डांसेस भी हैं, आपको क्लियर रखने हैं। और राजस्थान वन ऑफ द 8 स्टेट है जिसके बीच से क्या पास होकर जाती है? कर्क रेखा पास होकर जाती है, ठीक है। चलिए, ये भी हो गया आपके पास। अब आते हैं हम अगले करंट अफेयर पे। अगले करंट अफेयर है आपके पास, अगर हम बात करें इसकी, तो कहता है माइटी भी पढ़ सकते हैं इसको, या MEITY भी आप इसे पढ़ सकते हैं। एंड निक्सी लॉन्च भाषा नेट पोर्टल एट यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस डे। अब यहीं से पहला क्वेश्चन निकालना शुरू करेंगे पेपर का। कहता है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर कौन है? तो आपको याद रखना है अश्विनी वैष्णव। कौन आते हैं आपके पास यहाँ पे? अश्विनी वैष्णव आते हैं। किसके? ये आते हैं माइटी के चेयरमैन, मिनिस्टर आते हैं, ठीक है, उसके साथ। एंड नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया लॉन्च द भाषा नेट पोर्टल। अब एक और पोर्टल खोला गया है जिसका काम क्या होगा? टू एडवांस द विजन ऑफ डिजिटल इंक्लूजन। आप सबको पता है कि हम डिजिटलाइजेशन की तरफ बहुत ही ज़्यादा पीक से बढ़ रहे हैं, बहुत स्पीड में हम यहाँ पे, ठीक है, ताकि इंटरनेट का एक्सेस हो गया, या इंटरनेट से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो डिजिटलाइज तरीके से आ रही हैं अपने पास। कहता है इस पोर्टल की अगर हम बात करें तो इसे कब लॉन्च किया गया? यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस डे के
दिन इसको लॉन्च किया गया। इवेंट हेल्ड ऑन, कब हुआ था ये? 21 मार्च को। और कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में। नई दिल्ली कहाँ पे? तो डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर पे इसका उद्घाटन किया गया था। ठीक है, याद रखेंगे आप। कहता है भाषा नेट का एम क्या है? इसका एम है टू क्रिएट मल्टीलिंगुअल इंटरनेट। ध्यान देंगे आप यहाँ पे, मल्टी भाषाओं से, बहुत सारी भाषाओं से इंटरनेट को एक्सेस करना या उसको पहुंचाना, वेयर लोकल लैंग्वेज वेबसाइट, उनके नाम एंड ईमेल आईडीज वर्क सीमलेसली एवरीवेयर। तो ये तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मतलब कि इस तरीके से भाषा को, इंटरनेट को आसान कर देना है इस पोर्टल के थ्रू, ताकि जो बंदे फॉर एग्जांपल कोई पढ़ा लिखा नहीं है, ठीक है, कोई अपनी मातृभाषा में ही बात करना चाहता है, मातृभाषा बोलने का मतलब है उसकी कोई रीजनल लैंग्वेज है उस पर बात करना चाहता है, उन सब चीज़ों को आपको क्या करेगा? ये प्रोवाइड करेगा। कहता है द इवेंट वॉज हेल्ड अंडर द थीम भाषा नेट इम्पेटस टुवर्ड्स यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस। ठीक है, तो ये आपको क्लियर रखना है। इसके साथ कौन सा पोर्टल खोला माइटी ने? तो आपको क्लियर रखना है कौन सा है ये, तो आपको याद रखना है भाषा पोर्टल। नाम से आपको क्लियर हो रहा है, भाषा बोलने का मतलब है कि भाषाओं से इसका एक्चुअली में लेना देना किसके साथ है? यहाँ पे भाषा के साथ है। ठीक है, चलिए अब इसके साथ एक क्वेश्चन अभी हम सॉल्व कर रहे थे, मैंने क्लास में भी बताया था थोड़ी देर पहले कि नई दिल्ली पे क्वेश्चन बना हुआ था कि नई दिल्ली को कैपिटल किसने बनाया था। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में भी क्लियर करवाया, पर आपको पता होना चाहिए किसने करवाया था। तो उस समय पे वाइस रॉय कौन था? तो आपको याद रखना है लॉर्ड हार्डिंग। और कौन से नंबर वाला हार्डिंग है ये? तो लॉर्ड हार्डिंग सेकंड है, जिसके ऊपर दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस भी आप देखेंगे, इसके ऊपर अटैक भी हुआ था। तो ये आपको पहले यहाँ तक क्लियर रखना है कि नई दिल्ली की जब आप बात करते हो, नई दिल्ली को अंग्रेजों ने हमारी राजधानी बनाया था, और वो राजधानी बनाते टाइम कौन था वाइस रॉय? तो आपको याद रखना है लॉर्ड हार्डिंग सेकंड कौन था इस समय पे? वाइस रॉय था। ठीक है, पता होना चाहिए वाइस रॉय कौन हुए। जैसे आज प्रधानमंत्री है, अपने पास राष्ट्रपति है, ठीक वैसे ही उस टाइम पीरियड पे जब अंग्रेज हम पे रूल कर रहे थे तो कौन हुआ करते थे यहाँ पे? वाइस रॉय या गवर्नर जनरल होते थे। ठीक है, चलिए ये भी हो गया आपके पास एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। अच्छा, अब यहाँ पे एक भाषा से आया हुआ है, तो भाषा से 3-4 चीजें सीखते हैं। पहला सीखते हैं, देखिए अगर हम भाषा की बात करते हैं तो हमारा शेड्यूल नंबर जो 8 है वो कितनी भाषाओं से डील करता है? तो सबको पता है 22 लैंग्वेजेस हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। उसके अलावा एक और पॉलिटी का क्वेश्चन यहाँ से आप बना लेते हैं कि भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन था? तो आपका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। क्या आंसर हो जाएगा आपके पास यहाँ पे? आंध्र प्रदेश। ठीक है, चलिए तो ये भी हो गया आपके पास एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। इसके बारे में और देख लेते हैं, कुछ होगा तो बात कर लेते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो याद रखेंगे आप भाषा से बनने वाला क्वेश्चन, और ये पोर्टल किसने ओपन करा है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अच्छा एक और चीज़, अगर आप देखें यहाँ पे तो लिखा हुआ है नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज इंडिया, ये लिखा हुआ है यहाँ पर आपके पास, जिसे आप निक्सी भी पढ़ सकते हैं। क्या पढ़ सकते हैं आप इसको? निक्सी भी पढ़ सकते हैं। इसकी स्थापना की गई थी 2003 में, इसकी स्थापना की गई थी, याद रखेंगे आप। और इसका हेडक्वार्टर आपको नई दिल्ली में देखने को मिलता है। कहाँ पर मिलता है इसका हेडक्वार्टर? आपको नई दिल्ली में देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं, आगे बात कर लेते हैं। कहता है ऑपरेशन इंद्रावती। पहला तो क्वेश्चन मेरे दिमाग में ये आएगा कि इसका नाम इंद्रावती ही क्यों रखा गया? कुछ और भी रख सकते थे हम यहाँ पे, तो इंद्रावती क्यों रखा गया है? क्योंकि इंद्रावती इज द इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गोदावरी, जिस गोदावरी को बृहदगंगा भी कहा जाता है। अगर आपको पता हो तो इसी को हम किस नाम से जानते हैं? तो मैं और आप इसे बृहदगंगा के नाम से भी जानते हैं। लेंथ में देखा जाए तो ये पेनिनसुलर इंडिया की, पेनिनसुला किसे कहा जाता है? इस वाले हिस्से को। सबसे लॉन्गेस्ट रिवर हमें देखने को मिलती है गोदावरी। कौन सी मिलती है हमें यहाँ पे? तो गोदावरी आपको यहाँ पर क्लियर रखना है। तो गोदावरी की ही एक ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम क्या आता है आपके पास? इंद्रावती। क्या नाम आता है इसका? इंद्रावती। इसके नाम पर क्या नाम पड़ा यहाँ पे? ऑपरेशन इंद्रावती, इसके नाम पर हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अगर हम बात करें ये इंद्रावती जो है किन किन रिवर्स को, सॉरी इंद्रावती बोलने का मतलब है गोदावरी जो है वो किन किन स्टेट्स को कवर करती है? तो आपको याद रखना है ये कवर करती है छत्तीसगढ़ को, फिर उसके बाद आपको याद रखना है महाराष्ट्र, उसके बाद अगर हम बात करें तेलंगाना, ठीक है, जो तेलंगाना भी न्यूली बिल्ट अपने पास स्टेट है, या फिर आप उसे यंगेस्ट स्टेट भी कह देते हैं, और साथ ही साथ आपको याद रखना है उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, यहां से होकर गुजरती है कौन सी रिवर अपने पास? गोदावरी। ठीक है, तो आपको क्लियर रखना है। और गोदावरी को क्या कहते हैं हम यहाँ पे? बृहदगंगा। और पेनिनसुला
पेनिनसुलर इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर हमें देखने को मिलती है गोदावरी। ठीक है, तो ये तो फैक्चुअल हो गया आपके साथ। अब सीखते हैं यहाँ से बनने वाला जो क्वेश्चन हम करंट अफेयर देखने जा रहे हैं, इस करंट अफेयर को देख लेते हैं और इसके साथ बनने वाले क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। ठीक है, देखिए कहता है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च्ड ऑपरेशन इंद्रावती टू इवैक्यूएट स्ट्रैंडेड इंडियंस इन हाइती। तो हाइती में जो लोग फंसे हुए हैं, अब एक्चुअली में हाइती में हुआ क्या है, हाइती है कहाँ पे, पहले इसके बारे में बात करते हैं। देखिए कहता है हाइती कैरेबियन सी और नॉर्थ अटलांटिक ओशन, अगर हम बात करें नॉर्थ अटलांटिक ओशन, बॉर्डर विद द डोमिनियन रिपब्लिक ऑफ ईस्टर्न साइड ऑफ आइलैंड। इट्स क्लोजेस्ट नेबर्स इंक्लूड जमाकिया, क्यूबा, ये सब इसके आसपास के देश आते हैं। तो हैती आपको क्लियर रखना है। हैती में एक्चुअली में एक बहुत लंबे समय से गैंग वॉर चल रही है। उनके पीएम जो है उनकी डेथ हो गई थी, पीएम या फिर आई थिंक प्रेसिडेंट की उनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद से ये सिचुएशन और वहाँ पर ख़राब हो गई, और इस गैंग वॉर के चक्कर में जो लोग मान लेते हैं जो काम की तलाश में हो सकता है, ठीक है, जो काम की तलाश में वहाँ पर गए होंगे, ठीक है, उनकी हम बात कर लेते हैं। अगर जो भारतीयों की हम बात कर रहे हैं, जो भारतीय वहाँ जाकर काम की तलाश में गए होंगे या काम कर रहे होंगे वहाँ पे, या फिर वहाँ पे रह रहे होंगे, उनको इवैक्यूएट करके लेकर आने के लिए हमने एक ऑपरेशन चलाया है जिसका नाम आता है आपके पास ऑपरेशन इंद्रावती। क्या नाम आता है इसका? ऑपरेशन इंद्रावती। कहता है अगर हम इसके बारे में बात करें तो इसकी कैपिटल आती है हाइती की, क्या आती है? पोर्ट ऑ प्रिंस। और करेंसी की बात आप करते हैं तो हैतियन गाउरदे, ठीक है, गाउरदे, और जो भी आप इसे प्रोनाउंसिएशन देखना चाहें वो आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो एक और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके पास यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। चलिए, अगला आता है इंडियन स्टील एसोसिएशन। आप सबको पता है, ठीक है। अच्छा, अगर आपने थोड़ा सा अगर आपको पता हो तो रतन टाटा जी की बात कर लेते हैं। ठीक है, अगर पिछला करंट अफेयर आपने ध्यान से सुना है तो रतन टाटा जी की जब हम बात करते हैं तो उनको अभी रिसेंटली पिछले ही करंट अफेयर में आपने पढ़ा है कि उन्हें पीवी नरसिम्हा मेमोरियल ट्रस्ट वाला क्या मिला है? अवार्ड मिला है। तो यहीं से पिछला करंट अफेयर जोड़ेंगे थोड़ा सा कि पीवी नरसिम्हा करके किसे इस मेमोरियल ट्रस्ट से किसे नवाजा गया था, तो आपको याद रखना है रतन टाटा जी को इनके साथ नवाजा गया था। और एक और इस चीज़ में आपको इसके साथ बता दूं कि पीवी नरसिम्हा जो मेमोरियल ये है अवार्ड है, अगर हम इसकी बात करें तो ये किसे मिलता है? जो लोग चैरिटेबल होते हैं, जो चैरिटी करते हैं, अगर आपको ध्यान हो तो। ठीक है, तो ये मैं सब आपको बता चुकी हूँ, पर इसके साथ थोड़ा सा अगर आप जोड़ लेंगे तो आपको याद रहेगा। देखिए कहता है नवीन जिंदल की अगर आप बात करते हैं तो ये चेयरमैन हैं किसके? जिंदल स्टील और पावर के। अब ये प्रेसिडेंट बने हैं किसके? इंडियन स्टील एसोसिएशन के, जो कि स्टील इंडस्ट्री के लिए सबसे अपेक्स मतलब टॉप लेवल बॉडी है। इसकी बात करें तो जिंदल इज द प्रेसिडेंट ऑफ फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया। इसके भी क्या रहे हैं? प्रेसिडेंट रहे हैं। और ये एक प्रकार का एनजीओ है एंड द फाउंडिंग चांसलर ऑफ ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, जो कि कहाँ पर आती है? सोनीपत हरियाणा में हमें देखने को मिलती है। अगर हम वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन की बात करते हैं तो इंडिया जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर है इन द वर्ल्ड। ये आपको याद रखना है। तो पहला कौन होगा? पहला हम सबको पता है चाइना ही है, और सेकेंड कौन आता है अपने पास? यहाँ पे इंडिया आता है। और किससे बनाया गया इंडियन स्टील एसोसिएशन का? तो आपको याद रखेंगे जिंदल। ठीक है, अब जिंदल से कोई ऐसा आप बना सकते हैं कि स्टील बहुत जिंद होता है, जिंद मतलब बहुत ही अक्कड़, मतलब जो टूट ना सके, इस तरीके से। तो आप ऐसे भी इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं इसके बारे में। अच्छा, एक और चीज़ आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे लिखा हुआ है इंडियन स्टील एसोसिएशन के बारे में। इसके बारे में अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना की गई थी 2014 में, अगर हम बात करें इसकी 2014 में, और इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलता है नई दिल्ली में। कहाँ देखने को मिलता है इसका हेडक्वार्टर? हमें नई दिल्ली में देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए अगला करंट अफेयर। अगला आता है इसरो कंडक्ट्स पुष्पक रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल लैंडिंग एक्सपेरिमेंट। अगर आप लोग थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो आपको यहीं से समझ में आ जाएगा कि करंट अफेयर क्या है। करंट अफेयर कह रहा है यहाँ पे कि एक इसरो ने पुष्पक, मतलब पुष्पक को थोड़ी देर रोकते हैं, कहता है रीयूजेबल, रीयूज का मतलब क्या होता है? जिसे दोबारा से यूज किया जा सके, लॉन्च व्हीकल लैंडिंग एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करा है और ये सक्सेसफुल रहा है। चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, आप सबने देखा होगा बेटा कि जब हम स्पेस पे कोई चीज़ लेके जाते हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। मान लो कि जब हम एक रॉकेट को, जैसे ही मान लो हमने एक रॉकेट को तैयार किया, तो पहले एक रॉकेट को तैयार किया जाता है, उसमें सैटेलाइट
या फिर जो भी हमें सामान स्पेस तक पहुंचाना है उसे उसमें इंसर्ट किया जाता है, ठीक है, फिट किया जाता है, और वो रॉकेट स्पेस में जाता है। और मान लो अगर वो सैटेलाइट लेके जा रहा है तो वहाँ पे क्या कर देगा, सैटेलाइट को छोड़ देगा, और उसके बाद रॉकेट वापस आ जाता है। उसके बाद रॉकेट क्या करता है, अपने पास वापस आ जाता है, और माना जाता है कि रास्ते में ही कहीं, ठीक है, वो एटमॉस्फेयर में आते आते कहीं ना कहीं डिसइंटीग्रेट हो जाता है, और वो क्या हो जाता है, यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, ठीक है। अब देखो बेटा, एक उस मिसाइल को पूरा बनाने में एक टाइम तो लगा होगा, उसमें पैसा भी लगा, उसमें एफर्ट भी लगा, उस रॉकेट को बनाने में भी तो बहुत मेहनत लगी है। तो अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि उनको दोबारा से रीयूज़ किया जा सके, ताकि अगले किसी प्रोजेक्ट के लिए उन्हें दोबारा से लॉन्च किया जा सके। तो समझते हैं, देखिए, कहता है इसरो ने सक्सेसफुली कंडक्ट करा है पुष्पक, जो कि क्या है, एक रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल ऑटोनॉमस लैंडिंग मिशन है, जो अपने टारगेट पे जाएगा और अपने टारगेट से माना जाता है सेफ उसको क्या लाया जाएगा, नीचे वो वापस आ जाएगा। अब इसका एक एक्सपेरिमेंट किया गया। एक्सपेरिमेंट कैसे किया गया, तो शायद यहाँ पे लिखा होगा आपके पास, हाँ, चिनूक जो अपने पास क्या आते हैं, हेलीकॉप्टर आते हैं, उस चिनूक हेलीकॉप्टर की मदद से क्या किया गया, इसको ऊपर तक पूरा का पूरा ले जाया गया, कि मतलब मान लेते हैं इसका कोई XYZ टारगेट बनाया गया, उस टारगेट तक उसे पहुंचाया गया, और उस टारगेट से धीरे धीरे करके इसे नीचे लाया गया, ठीक है, ताकि मतलब एक बार चेक हो जाए पूरा का पूरा, कोई प्रॉब्लम ना आए आने वाले समय पर। इस प्रकार से किया गया है। कहता है अगर हम बात करें, पुष्पक हैज बीन डिजाइंड एन ऑल रॉकेट, ध्यान रखना है आपने, एंड फुली रीयूजेबल सिंगल स्टेज टू ऑर्बिट व्हीकल है। अगर हम इसमें बात करें तो इसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजीज का प्रयोग किया गया है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, जैसे X-33 एडवांस टेक्नोलॉजी, डेमोन्स्ट्रेटर, उसके बाद डेल्टा चिपर क्लिपर, ये सब सारी चीज़ें, ये आप साइंस में पढ़ते होंगे, ये सब चीज़ें यहाँ पर की गई हैं, ठीक है। तो पुष्पक क्या हुआ है, एक रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है, जिसे क्या किया जा सकता है, जिसे दोबारा से यूज़ यहाँ पर किया जा सकता है, ठीक है। चलिए, अगर हम इसरो के चेयरमैन की बात करते हैं तो इनके चेयरमैन कौन आते हैं, S सोमनाथ। हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो बेंगलुरु कर्नाटका हमें देखने को मिलता है, और इसकी स्थापना हुई थी 1969 में, ये आपको यहाँ पर क्लियर रखना है, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास इसरो से रिलेटेड न्यूज़, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसरो से अब आप इसी करंट अफेयर के बीच में 3-4 करंट अफेयर और पढ़ेंगे जो इसरो से ही रिलेटेड है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद और अगला करंट अफेयर देखते हैं। चलिए, पेरिस ओलंपिक्स, ये हम शायद पिछले किसी करंट अफेयर में बात कर चुके थे कि इस साल जो 2024 में होने वाले ओलंपिक्स हैं, ये कहाँ पर होने वाले हैं, तो ये पेरिस फ्रांस में होने वाले हैं, ये हमें पता था। अब इसका एक शेड्यूल आ चुका है, वो देख लेते हैं पूरा का पूरा और क्या बोला गया है, ठीक है। देखिए, कहता है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने नेम दिया है किसका, टेबल टेनिस प्लेयर, जिनका नाम आता है अचंता शरथ कमाल। ये कौन रहेंगे, इंडिया के फ्लैग बियरर रहेंगे, कहाँ के लिए, 2024 के पेरिस ओलंपिक्स के लिए, जो कि कहाँ होने जा रहे हैं, पेरिस फ्रांस में हमें देखने को मिलते हैं। कहाँ पे मिलेंगे हमें ये, पेरिस फ्रांस में हमें देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करते हैं इनके बारे में, तो ये नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप है, सबको पता है कौन है ये, तो ये टेबल टेनिस चैंपियनशिप है। अगर हम इनकी बात करें तो इनके हाथ बहुत सारे रिकॉर्ड भी हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। इन्होंने 13 मेडल्स भी लिए थे कॉमनवेल्थ गेम में, और 2 मेडल लिए थे एशियन गेम्स में, तो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है हमारे इंडिया के ये, ठीक है। शरद कमाल जो है वो 19th फ्लैग बियरर हो गए किसके, इंडिया के लिए ओलंपिक्स में। अगर हम IAO की बात करते हैं, ऑल्सो अपॉइंटेड, अब यहाँ पे एक और अपॉइंटमेंट हुई है, मैरी कॉम, ये नाम आप पढ़ लेंगे आगे, मांगते अब कुछ गलत ना मैं प्रोनाउंसिएट कर दूं, पर आपको यहाँ पे याद रखना है, मैरी कॉम एज द चीफ द मिशन ऑफ द इंडियन ओलंपिक कंटिजेंट की, ये भी क्या रहेंगी अपने पास, फीमेल ये पार्टिसिपेट वहाँ पर करेंगी। अगर हम बात करें, आप सबको पता है इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था एशियन गेम 2014 में, क्या जीता था इन्होंने, तो जो 2014 का एशियन गेम हुआ था उस पर गोल्ड मेडल जीता था किसने, मैरी कॉम ने, और इनके ऊपर इनकी एक मूवी भी बनी हुई ना, इनके ऊपर बनी हुई है, प्रियंका चोपड़ा वाली। चलिए, उसके बाद आता है ल्यूज प्लेयर शिव केशवन वॉज अपॉइंटेड एज द डेप्यूटी चीफ द मिशन, तो ये
कौन बने यहाँ पे, ये डेप्यूटी बने हैं, आपको समझ लेना है। और दूसरे वाले कौन बने यहाँ पे, तो पहले कौन हो गया आपके पास, फ्लैग बीरर कौन हो गए, तो आप याद रखेंगे अजंता शरद कमाल। उसके बाद अगर हम देखें इस कंटिजेंट की चीफ द मिशन कौन होंगी, तो आप याद रखेंगे मैरी कॉम। उसके अलावा डेप्यूटी कौन होंगे, तो शिवा केशवन होंगे। और गगन नारंग हैज बीन टास्क्ड विद ओवरसीइंग इंडियाज ऑपरेशन एट द शूटिंग रेंज एट द पेरिस ओलंपिक्स। तो जो पेरिस ओलंपिक्स में शूटिंग से रिलेटेड जो भी होगा वो कौन देखेंगे यहाँ पे, तो वो देखेंगे गगन नारंग। ठीक है, चलिए अगर हम इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की बात करते हैं तो ये क्या है, ये गवर्निंग बॉडी है जो ओलंपिक मूवमेंट और जो कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं उनको देखती है। प्रेसिडेंट कौन है इसकी, पीटी उषा, आप सबको पता है। और इसके हेडक्वार्टर हमें देखने को मिलते हैं नई दिल्ली में। ठीक है, चलिए ये भी हो गया आपके पास एक और न्यूज़। अगला आता है अपने पास इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट 2024 कब मनाया जाता है, तो आपको याद रखना है ये कब मनाया जाता है, आप क्लियर रखेंगे 21 मार्च को इसे मनाया जाता है। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि इंडिया में अगर हम बात करें यहाँ पे इंडिया में सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर किसका है, तो आप सबको पता है मध्य प्रदेश, आप इसका आंसर टिक करते हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूँ कि इंडिया में पहली फॉरेस्ट पॉलिसी कब आई थी, तो आपको पता होना चाहिए 1988 में पहली फॉरेस्ट पॉलिसी हमें देखने को मिलती है। इसकी थीम क्या थी, फॉरेस्ट एंड इनोवेशन, न्यू सॉल्यूशन फॉर अ बेटर वर्ल्ड। ठीक है, तो ये आपको क्लियर रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला आता है इंडिया लीड्स IUT's डिजिटल इनोवेशन बोर्ड ऑफ ITU। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं, क्या चीज़ें इसके बारे में बोली जा रही हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसके बारे में और क्या क्या इसके साथ हमारे पास पेपर में रहेगा, इसको देख लेते हैं। देखिए कहता है नीरज मित्तल जो कि सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है, वो अब इन्हें इलेक्ट किया गया। अनोनिमस का मतलब होता है बिना किसी ओपोजिशन के, इन्हें इलेक्ट कर लिया गया है को चेयरमैन ऑफ द डिजिटल इनोवेशन बोर्ड ऑफ द इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। आप सबको पता है कि पिछले कुछ महीनों से हम रेगुलरली इंडिया के बहुत बड़े बड़े दिग्गज लोगों की अपॉइंटमेंट को देख रहे हैं, कहाँ पे, बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में वर्ल्ड लेवल पे। ठीक है, कहता है IUT की बात करें तो ये एक यूनाइटेड नेशन की स्पेशल एजेंसी है जो किससे डील करती है, इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के साथ डील करती है। इस बोर्ड में अगर हम बात करें तो इसमें मिनिस्टर्स, वाइस मिनिस्टर्स ऑफ टेलीकॉम एंड ICT ऑफ 23 मेंबर कंट्रीज ऑफ ITU हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो किसकी यहाँ पे अपॉइंटमेंट हुई है, तो आपको क्लियर रखना है किसकी अपॉइंटमेंट हुई है यहाँ पे, नीरज मित्तल की हमें अपॉइंटमेंट यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए अब हम ITU के बारे में बात कर लेते हैं। ITU की जब हम बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर, आई थिंक इसमें पीछे लिखा होगा, हाँ लिखा होगा यहाँ पे। ठीक है, ITU का हेडक्वार्टर हमें कहाँ देखने को मिलता है, जिनीवा स्विट्जरलैंड में देखने को मिलता है। और इसकी स्थापना की अगर हम बात करते हैं तो इसकी स्थापना अगर हम बात करें इसकी स्थापना की तो 1934 में इसकी स्थापना की गई थी। स्थापना तो बहुत पहले हो चुकी थी पर नाम वाम चेंज करके पूरा 1934 में ये सब कुछ किया गया था। ठीक है, चलिए और किसके बारे में डील करता है, तो आप सबको पता ही है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में डील करता है। ठीक है, चलिए यूनाइटेड नेशंस 4th GEM रिपोर्ट। ठीक है, देखिए बेटा अब ये ई वेस्ट क्या होता है, पहले तो इस वर्ड को समझते हैं। ई वेस्ट मतलब इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। ठीक है, देखिए मान लेते हैं मेरे पास फ़ोन है, कंप्यूटर है, कोई लैपटॉप है जो कि अब नहीं चल रहा, प्रॉपर तरीके से नहीं चल रहा। अब आप क्या कर रहे हैं उसको, तो मान लेते हैं कि ऐसे कुछ बिजली और इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें हो गई आपके पास जो अब यूज़र के लिए इस्तेमाल करने के लायक नहीं रह गई हैं, उनको हम क्या नाम दे देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, उनको नाम हम दे देते हैं। ठीक है, इसके अंदर भी ब्राउन गुड्स और कौन से आते हैं, वाइट गुड्स आते हैं, जिसमें फ्रिज, माइक्रोवेव आ गया, टेलीफोन आ गया, सेल फोन हो गया, मतलब कंप्यूटर हो गए, लैपटॉप हो गए, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। ठीक है, देखिए क्या कहता है अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2024, अगर हम इसकी रिपोर्ट की बात माने तो कहता है ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जनरेशन इज राइजिंग, और कितने टाइम बढ़ चुका है, तो ये 5 टाइम फास्टर देन डॉक्यूमेंटेड ई वेस्ट रिसाइकलिंग। तो जितनी स्पीड में ये रिसाइकल नहीं हो रहा उतनी स्पीड में ये जनरेट हो जा रहा है हमारे पास। कहता है अगर हम बात करें तो ग्लोबली द ई वेस्ट जनरेशन इज इंक्रीजिंग बाय, कितना मिलियन बढ़ चुका है, हर साल कितना मिलियन बढ़ता है, 2.6। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि अर्थ का क्या हाल होगा। ठीक है, अगला कहता है यहाँ पे, कहता है द रिपोर्ट रिवील्ड दैट द वर्ल्ड जनरेटेड 62 मिलियन टन
ऑफ ई वेस्ट इन 2022, up 82% from 2010. This is equivalent of filling 1.5 million 40 टन एवरेज कैपेसिटी ट्रक्स। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितने भारी पैमाने का ये रिपोर्ट हमें देखने को मिलती है, और ये रिपोर्ट हमें बहुत ही अच्छे तरीके से ये बताती है कि किस प्रकार हमारे पास ई वेस्ट की बढ़ोतरी है यहाँ पे। ठीक है, चलिए उसके बाद आता है आपके पास, हाँ अभी वाला जेम की बात करें तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है जो क्या बताता है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के बारे में हमें बता रहा है। और कब से बता रहा है बेटा, तो 2014 से बता रहा है। अगर हम इस रिपोर्ट की बात करें तो इसे फंड और प्रिपेयर किसने करा था, तो यूनाइटेड नेशन इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च सस्टेनेबल साइकिल प्रोग्राम, उसके बाद है द इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन और फाउंडेशन कार्मिग्नैक। ठीक है, इन सब ने क्या करा था, इसे प्रिपेयर करा था। ठीक है, चलिए तो ये आपको यहाँ पर क्लियर रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आता है यूनाइटेड नेशन अडॉप्ट्स फर्स्ट ग्लोबल रेजोल्यूशन ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप सबको पता है, ठीक है, देखिए रेजोल्यूशन का मतलब आपको सबको समझ में आ रहा है कि जो एआई से होने वाला खतरा है अपने पास, ठीक है, उसके बारे में हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। पहले अगर हम एआई के फादर की बात करते हैं तो आप सबको पता है जॉन, ठीक है, मैकार्थी करके इनका नाम आता है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मैकार्थी करके MA नहीं होगा, MCCARTHY, ठीक है, मैकार्थी करके इनका नाम आता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। देखिए कहता है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने एक पहला इस प्रकार का ग्लोबल रेजोल्यूशन लिया है एआई से रिलेटेड। आप सबको पता है एआई क्या है, मतलब एक तरीके से आर्टिफिशियल ह्यूमन बनाना जो हमारी तरह सोच सकता है, बोल सकते हैं आप ऐसा, हमारी तरह देख सुन सकता है और हमारी ही तरह काम कर सकता है, मेनली तो काम कर सकता है। अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि अब इस प्रकार का एक रेजोल्यूशन लिया जाएगा ताकि लोगों के ह्यूमन राइट्स हैं, जो उनका पर्सनल डेटा है, और किसको मॉनिटर कर पाए, एआई को, ताकि उससे बढ़ने वाले खतरे को आगे रोका जा सके। कहता है द नॉन बाइंडिंग रेजोल्यूशन वाज प्रपोज्ड बाय यूएसए एंड को स्पॉन्सर्ड बाय 123 कंट्रीज, जिसमें चाइना, क्यूबा और रशिया भी देखने को मिलता है। अगर आप थोड़ा सा एक्टिव रहते हैं, वैसे तो आप सभी एक्टिव रहते हैं सोशल मीडिया पे, पर आप सबको पता है जैसे रश्मिका मंदाना की वो कर दी गई थी ना, एआई वो बनाई गई थी, तो ऐसे बहुत सारी जगहों पे किया जाता है, उससे बचने की बात हो रही है यहाँ पे। कहता है द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द रेजोल्यूशन टू यूज एआई, जो कि क्या कर सकती है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की तरफ बढ़ सकती है 2030 जो हमें टारगेट करना है, जैसे कि हंगर को ख़त्म करना, पॉवर्टी को ख़त्म करना, हेल्थ को ठीक करना और क्वालिटी ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन चिल्ड्रन, इन सब चीज़ों पे बात यहाँ पर करने के लिए बोली गई है। ठीक है, तो आपको याद रखना है इस प्रकार का ये पहला ऐसा इवेंट है जो हमें देखने को यहाँ पर इस प्रकार से मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। आगे बात करें यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल कौन है, एंटोनियो गुटरेस, जो कि पुर्तगाल से आते हैं, याद रखेंगे। हेडक्वार्टर आता है इसका न्यूयॉर्क यूएसए में, और इसकी स्थापना हुई थी 1945 में, और इसकी मेंबर कंट्रीज कितनी आती हैं, 193, आपको क्लियर रखनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला आता है एबल प्राइज। पहला क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे, एबल प्राइज जो है वो किस फील्ड में दिया जाता है, तो मैथमेटिक्स की फील्ड में ये दिया जाता है। तो पहला ही क्वेश्चन आपने पेपर के लिए निकाल लिया कि एबल किसके साथ है। भाई देखो मैथ वाले एबल, तो मैथ वाले बहुत ही एबल, या कह सकते हो आप बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, मान लेते हैं। ठीक है, चलिए कहते हैं नॉर्वे की एक नॉर्वेन एकेडमी ऑफ साइंस और लेटर है, इन्होंने क्या बोला है कि माइकल पेरी तेलाग्रांथ, ठीक है, अब इनके नाम को कैसे प्रोनाउंसिएट किया जाएगा थोड़ा मुश्किल है, आप माइकल याद रखो, माइकल को मैथ पसंद है। ठीक है, तो माइकल इतना एबल है कि वो, मतलब माइकल को मैथ, ऐसे समझ लो माइकल को मैथ बहुत पसंद है, या फिर वो मैथ में एबल व्यक्ति है। ठीक है, कहता है एंड द फ्रेंच मैथमेटिशियन एज द 2024 एबल प्राइज, ये भी कहाँ दिया गया है, तो आपको याद रखना है ऑस्लो नॉर्वे में, और अगर आपको पता हो तो नोबेल प्राइज भी यहीं कहीं दिए जाते हैं। कहता है माइकल ग्रैंड की अगर हम बात करें तो ये 72 ईयर्स ओल्ड रिटायर्ड मैथमेटिशियन हैं और फ्रेंच नेशनल सेंटर फॉर साइंटिफिक रिसर्च, और इनको इनकी प्रोबेबिलिटी की थ्योरी के लिए और बहुत सारी और कुछ गुसेन प्रोसेस होगा उसके लिए इनको क्या दिया गया है, ये एबल प्राइज से इनको नवाजा गया है। नॉर्वे के किंग कौन है यहाँ पर, तो आपको याद रखना है हेराल्ड 5। इसको ये क्या करेंगे, इसको यहाँ पर पेश करेंगे, मतलब इस एबल प्राइज को प्रेजेंट करेंगे, और ये सेरेमनी कब हुई है, तो आपको याद रखना है 21 मई
2024 को ये हुई नहीं है, अभी होनी है। और कब होनी है ये, तो 21 मई 2024 को ये आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, चले, तो अभी तो अप्रैल ही चला है, अभी तो टाइम है इसमें। ठीक है, कहता है एबल प्राइज़ की स्थापना हुई थी 2002 में, और किसने करी थी इसको, तो आपको याद रखना है नॉर्वे की पार्लियामेंट ने इन ऑनर ऑफ नॉर्वेन मैथमेटिक्स नील्स हेनरिक एबल, इनके नाम पर रखी गई थी। कैश प्राइस कितना मिलता है, 7.5 मिलियन, ये आपको देखना है ये भैया। और इसी को क्या कहा जाता है, मैथ का नोबेल प्राइज़ भी कहा जाता है। तो आप वैसे ही समझ लेंगे कि ऑस्लो जो नॉर्वे है वही आपको नोबेल पीस प्राइज़ भी प्रोवाइड करता है, तो आप इसे याद कर सकते हैं। ठीक है, और किससे मिला है, तो माइकल का मैथ बहुत अच्छा है, या माइकल को मैथ बहुत पसंद है, या माइकल मैथ में बहुत एबल है, तो आप ऐसे करके इसे याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला आता है अपने पास यहाँ पे अगला करंट अफेयर। कहता है एयरलाइन ऑफ द ईयर एट 2024 अवार्ड्स। अब ये एयरलाइन का एक अवार्ड दिया जाता है, वो इस साल किसको मिला है, तो इंडिगो को मिला है। तो आपको याद रखना है इंडिगो को एयरलाइन ऑफ द ईयर के अवार्ड से नवाजा गया है। और ये कहाँ पर हुआ था, तो ये एकाली ग्रीस में हुआ था। और क्यों मिला है इसको, क्योंकि देखो भाई ये पहला इंडियन एयरलाइन बन चुका है जिसने कैरी किए थे 100 मिलियन पैसेंजर इन अ सिंगल कैलेंडर ईयर 2023 में। तो ये आपको बिल्कुल क्लियर रखना है कि इनको इस चीज़ के लिए क्या किया गया है, इससे नवाजा गया। तो आप याद रखेंगे इनको इस चीज़ से नवाजा गया है, किसको, तो इंडिगो एयरलाइंस को क्या किया गया यहाँ पे, इस प्रकार से नवाजा गया है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो कितने मिलियन पैसेंजर्स को इन्होंने यहाँ पे वो किया था, तो आप याद रखेंगे 100 मिलियन पैसेंजर्स की यहाँ पर बात की गई थी। ठीक है, चलिए, और इंडिगो की स्थापना कब हुई थी, तो 2006 के आसपास इसकी स्थापना हमें देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अगला कहता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पुर्तगाल। अब ये फिर फैक्चुअल पेपर क्वेश्चन है, सीधा इसमें नाम याद रखना है और कुछ ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। पहला, पुर्तगाल की कैपिटल क्या जाती है, लिस्बन, और करेंसी क्या चलती है यहाँ पे, यूरो। अगर हम देखें तो बात करते हैं यहाँ पे जो प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, अब इनके नाम याद करना बड़ा मुश्किल है। मार्सेलो काफ़ी है, नेम्ड लुइस फिलिप करके आप याद रख सकते हैं। अच्छा, अब मैं फिलिप से आपको एक याद करा देती हूँ। फिलिप ना अलेक्जेंडर सुना है, उसके पापा का नाम भी था, तो आप थोड़ा जोड़ सकते हैं। फिलिप, अब देखो मॉन्टेनेग्रो, कॉर्दोस, बेटा याद हो सकता है तुम्हें, बिल्कुल नहीं याद हो सकता, बस तुम इतना याद रखो लुइस फिलिप करके आप इन्हें याद कर लो। ये क्या बने हैं, नए प्रधानमंत्री बने हैं, कहाँ के, पुर्तगाल के। ठीक है, सीधा क्वेश्चन है। चलिए हो गया आपके पास। अगला आता है यहाँ पे, अगला आता है WTI फीडर ब्यूरेट बेरथ 2024। ठीक है, अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये टेबल टेनिस की अगर हम बात करें तो इंडिया के एक प्लेयर यहाँ पे देखने को मिलते हैं। कहता है इंडिया के साथियान गणेशकरण हेलिंग फ्रॉम तमिलनाडु, किस राज्य से बिलोंग करते हैं, तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, वन द मेंस सिंगल टाइटल, जो कि कहाँ पर हुआ है, बेरुत में हुआ है। सॉरी, मैंने पहले गलत नाम पढ़ा, बेरुत में हुआ है। और इन्होंने किसे हराया है, मानव विकास ठक्कर को, जो कि कहाँ से आते हैं, गुजरात से आपको देखने को मिलते हैं। ये इस प्रकार के पहले इंडियन प्लेयर हो गए हैं जो मेंस सिंगल ट्रॉफी में जीते हैं। किसमें, टेबल टेनिस में, आपको याद रखना है। और अगर हम इसकी बात करें तो ये कहाँ पर हुआ है, तो अल कथवार सेकेंडरी स्कूल है बेरूत में, लेबनान में, वहाँ पर ये हमें देखने को मिलता है। तो सीधा वन लाइनर करंट अफेयर है, इसमें ज़्यादा कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको, सीधा बिल्कुल मिक्स करंट अफेयर आपके पास ये वाला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद और अगले करंट अफेयर को देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए अगला कहता है यहाँ पे, अच्छा इसी के साथ है अभी आगे ना, इसके साथ और भी 2-3 और जुड़ेंगे ना लोग यहाँ पे। हाँ अच्छा, इसी में हमने सारे ऐड कर दिए। देखो कहता है इंडिया के मानुष जो कि गुजरात से हैं, और दिया जो कि कहाँ से आती है, महाराष्ट्र से। इन्होंने मिक्स डबल टाइटल जीता है वर्ल्ड टेबल टेनिस का, याद रखना है आपको। और किसे हराने के बाद, तो मानव विकास ठक्कर, याद करो वो गुजरात वाले, और उसके बाद अर्चना गिरीश कामत कर्नाटका से। वुमेन सिंगल की बात करें तो सिया लियानी ऑफ लग्जमबर्ग वन द वुमेन सिंगल टाइटल बाय डिफीटिंग शू हो यू वॉन, जो कि कहाँ से आते हैं, साउथ कोरिया। और मेंस डबल की जब आप बात करते हैं तो कौन जीते हैं, एंडी पेरियारा और जोग्रे कॉम्बस ऑफ क्यूबा। इन्होंने किसे हराया है,
तो इन्होंने इंडिया के मानुषा और मानव ठक्कर को हराया कहाँ पर, फाइनल्स में। ठीक है, याद रखेंगे आप। चलिए अब और इसके साथ आप क्या ऐड कर सकते हैं, इसके साथ आप ऐड कर सकते हैं, और तो कुछ भी ऐड करने को नहीं है, बाकी जो भी ऐड होगा वो उसको देख लेंगे। चलिए आगे आता है आपके पास अगला, सीबीआई और यूरोपोल ने एक साइन करा है वर्किंग अरेंजमेंट फॉर कोऑपरेटिव रिलेशंस। ठीक है, अब ये है क्या, तो ये लॉ से रिलेटेड एक करंट अफेयर आपके पास आता है, जिसमें अगर हम बात करें तो यूरोप ने मतलब यूरोप का जो यूरोपोल है और जो हमारा सीबीआई है, उन्होंने अपराधियों का विरोध करने के लिए, जो बॉर्डर का डिस्प्यूट होता है उन सब को ख़त्म करने के लिए इस प्रकार का एक ऐसा अरेंजमेंट साइन करा है। देखते हैं, सीबीआई और यूरोपियन यूनियन एजेंसी फॉर लॉ एनफोर्समेंट कॉपरेशन, इन्होंने एक वर्किंग अरेंजमेंट साइन करा है। क्या, किस बात को लेके, तो कोऑपरेटिव रिलेशन बिटवीन द लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटीज ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया एंड यूरोपोल टू प्रिवेंट एंड कॉम्बैट सीरियस क्राइम एंड टेररिज्म। तो ये आपको क्लियर ही हो गया। ठीक है, लॉ से क्लियर हो जाएगा आपको, टेररिज्म और क्राइम को खत्म करने के लिए। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें कम्युनिकेशन, कॉपरेशन, कोलैबोरेशन, इन सब की बात की जाएगी। उसके साथ साथ कॉपरेशन की बात की जाएगी, ताकि जितनी भी लॉ एजेंसीज हैं इंडिया में और जो 27 जो यूरोपियन कंट्रीज हैं जो यूरोपोल रिप्रेजेंट करता है, उन सबको भी यहाँ पर जोड़ा जा सके। और हमारे सीबीआई के अभी डायरेक्टर कौन है, तो आपको पता होना चाहिए अभी हमारे सीबीआई के डायरेक्टर कौन आते हैं। तो इसमें कौन आते हैं आपके पास, यहाँ पे प्रवीण सूद हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब ये नहीं है कि इसमें टेररिज्म और इसी के बारे में बात होगी, तो इसमें फ्रॉड के बारे में हो सकता है, ड्रग ट्रैफिकिंग हो सकता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो सकता है, इन सब के बारे में भी वहाँ पर बात की जाएगी। ठीक है, सीबीआई की स्थापना कब हुई थी, वैसे आपको पता होना चाहिए 1963 में हुई थी इसकी स्थापना। और इसके हेडक्वार्टर आपको कहाँ देखने को मिलते हैं, तो इसके हेडक्वार्टर आपको नई दिल्ली में देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए अगला बढ़ते हैं। इसके बाद इंडियन नेवी का ऑपरेशन संकल्प, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। आप देख सकते हैं इसको कि नेवी, मैंने आपको बोला नेवी इस समय पे बहुत पीक पे है। ठीक है, हमारी नेवी बहुत ही ज़्यादा चढ़ावे पे है इस समय पे। अगर हम नेवी की बात करें तो उसने ऑपरेशन संकल्प चलाया है। ठीक है, देखो एक्चुअली में अगर आप देखें तो जो 100 डेज पूरे हो चुके हैं किसके, मैरीटाइम सिक्योरिटी ऑपरेशन के। आप सबको पता है कि ये अपने पास इंडिया है, तो इंडियन ओशन में किसी भी प्रकार की पायरेसी या किसी भी, जैसे समुद्री लुटेरे होते हैं, उनसे बचने के लिए, या किसी प्रकार की ट्रैफिकिंग हो गया, किसी भी प्रकार का और कोई दुर्घटना ना हो, इसके लिए एक ऑपरेशन चल रहा था जिसका नाम क्या आता है आपके पास यहाँ पे, ऑपरेशन संकल्प, जिसको लॉन्च किया गया था कब, 14 दिसंबर 2023 को इसको लॉन्च किया गया था। अगर हम बात करें इसकी, तो इसमें क्या काम किया जाएगा, सारा का सारा जितना भी इंडियन ओशन रीजन है उसे इसमें कवर किया जाएगा। इसमें सिक्योरिटी ऑपरेशन देखे गए थे 3 एरियाज के पास, एक गल्फ ऑफ एडन, उसके बाद अरेबियन सी और सोमालिया के पास। ठीक है, देखो एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए एक्चुअली में जो कमर्शियल शिप्स होती हैं, ठीक है, जैसे देखो मान लो कि मैं और आप मर्चेंट हैं, व्यापारी हैं, हम व्यापार करके अपने सामान को भेज रहे हैं यहाँ से। ठीक है, तो जब आप सामान को भेजेंगे तो बीच में लूटने का भी तो डर है ना यार, तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए कॉपरेशन यहाँ पर चल रहा था। अब मैं आपको और समझाती हूँ। देखिए आप सबको पता है कि इंडिया की जब आप बात करते हो तो इंडिया के साथ साथ और भी बहुत सारी कंट्री से ट्रेड किया जाता है। जो कंट्रीज ईस्ट से आ रही हैं उनके पास जाने के 2 रास्ते होते हैं, या तो वो कहाँ से क्या बोलते हैं इसको, अफ्रीका से होते हुए बाहर को चली जाए, ये भी माना जा सकता है, और बीच में फिर एक रेड सी वाला एरिया मिलता है, वहाँ से भी आप यूरोप की मार्केट में जा सकते हैं। जैसे यूरोप वालों ने एशिया में व्यापार करना हो या एशिया वालों ने यूरोप में व्यापार करना हो, तो आप बहुत आराम से इन 2 रूट से, एक तो वही जो वास्को डी गामा फॉलो करके आया था, एक उस रूट से आप वहाँ पहुँच सकते हैं, या तो एक आप बीच वाला जो रेड सी वाला है इसको भी लेकर आप पहुँच सकते हैं। पर आप देखिए कि इसमें भी लुटेरों का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, या फिर ऐसा कह सकते हो आप वहाँ पे कि जितनी भी ये कमर्शियल शिप जाती हैं उनकी सेफ्टी का सवाल है, पहली बात तो ये, और उसके बाद जो इलीगल ड्रग हो गए, जो ट्रैफिकिंग होती है उसकी भी यहाँ पर बात की जा रही है। तो उन सब से कर्व करने के लिए हमारी नेवी ने क्या चलाया था, इस प्रकार का एक प्रोग्राम चलाया हुआ था। ठीक है, और सोमालिया के पास तो हमने कुछ शिप्स को पकड़ा भी था। चलिए हेडक्वार्टर की बात करते हैं अपनी नेवी की, तो नई दिल्ली दिखता है। और अभी हमने पढ़ा था आर हरि कुमार कौन आते हैं, चीफ आते हैं नेवी के। फिर मैंने आपको बताया था कि फादर ऑफ इंडियन नेवी कौन आ जाते हैं, तो आप याद रखेंगे छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए ये हो गया आपके पास एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला, अच्छा
भाई अमीरों की लिस्ट आ गई है, ठीक है, अमीरों की लिस्ट है, देखते हैं। कहता है 2024 में हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट आ चुकी है 2024 की। इसमें मुकेश अंबानी, बताने की तो आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि किस कंपनी के मालिक हैं ये वर्ल्ड के 10th रिचेस्ट पर्सन में हमें देखने को मिलते हैं, जिनकी कमाई नेटवर्थ कितनी है यहाँ पे 115 बिलियन हमें देखने को मिलती है। एलन मस्क की बात करें जो टेस्ला मोटर के सीईओ हैं, इन्होंने इस लिस्ट में टॉप करा है, याद रखना है आपने, तीसरी बार। और इनकी कितनी जो नेटवर्थ आती है वो कितनी यहाँ पे 231 बिलियन। इसके बाद कौन है, जेफ बेजोस हैं जो अमेजोन वाले आ जाते हैं। उसके बाद बेर्नार्ड अर्नोल्ट आ जाते हैं। अगर हम बात करें लुइस विटन वाले तो 175 बिलियन। तो आप देख सकते हैं कि इसमें टॉप 10 में एक नाम किसका आता है, मुकेश अंबानी का आता है। मुंबई महाराष्ट्र ओवरटेक्स बीजिंग चाइना टू बिकम बिलियनियर कैपिटल ऑफ एशिया। अगर आप बिलियनियर कैपिटल ऑफ एशिया की बात करते हो तो पहले बीजिंग आता था, अब क्या आएगा आपके पास यहाँ पे महाराष्ट्र, मतलब अमीर रहते हैं भैया, ठीक है। 92 बिलियनियर्स कहाँ रहते हैं भैया, मुंबई में, और 91 कहाँ पर है। अब एक अद्धा अमीर वहाँ पे हो ही ना जाए ना, वैसे ही ठीक है, मान ले, चलो नहीं हो, अच्छा है, हम अपने को देख ही लेते हैं अभी कुछ टाइम के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद, ठीक है। अगला आता है चंद्रयान थर्ड लैंडिंग सैटेलाइट नेम्ड एज स्टेशियो शिव शक्ति। अब पहला क्वेश्चन ये आप पढ़ चुके हैं सारा का सारा, अगर आपको याद हो, वीरेंद्र सर ने आपको बहुत प्रॉपर तरीके से लाइव जाकर सारा समझाया था इस चंद्रयान के बारे में। अब क्या था एक्चुअली में कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। ये ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअली में जितने भी प्लैनेट होते हैं अपने, या जितनी भी सेलेस्टियल बॉडीज हमें देखने को मिलती हैं, उनका नामकरण करती है, ठीक है। तो ऐसे समझ लो कि ये सेलेस्टियल बॉडीज का पंडित है ये, ठीक है। अब इसका काम क्या है, यहाँ पे नाम देना। तो अगर आपको पता हो तो जब हमने चंद्रयान थर्ड को पूरा का पूरा सक्सेसफुल हमने लॉन्च कर दिया था पूरा साउथ पोल में, मून के साउथ पोल पे, तो हमने नाम दिया था शिव शक्ति पॉइंट। अब इस शिव शक्ति नाम को पूरे यूनिवर्स में इसी नाम से जाना जाएगा, मतलब ये तो हमने नाम दिए थे ना यार, अब क्या किया जाएगा इनको, अब इनको इसी नाम से जाना जाएगा। तो याद रखना है आपने, शिवा शो करता है किस इंडियन माइथोलॉजी के मैस्कुलिन, और फेमिनिन करता है किसको, शक्ति। आप सबको पता है शिव पार्वती के नाम पर ही आपको देखने को मिलता है। अब पढ़ लेते हैं, कहता है IAU ये वर्किंग ग्रुप है किसका, प्लैनेटरी सिस्टम का नॉमिनिक्लेचर का मतलब ही होता है नामकरण, ठीक है, याद रखना है आपने। इन्होंने स्टेशियो शिव शक्ति को फॉर द लैंडिंग साइट ऑफ चंद्रयान थर्ड विक्रम लैंडर इसे कंफर्म कर दिया है। तो पहले ऐसा नहीं था, अब जो भी चंद्रयान थर्ड पे जाएगा, चंद्रयान थर्ड ने, जो भी चांद पे जाएगा, जो भी मून पे जाएगा, वो अभी भी इसे क्या कहेगा यहाँ पे, इसको यही नाम से जानेगा, किस नाम से, स्टेशियो शिव शक्ति के नाम से जानेगा। ये अचीवमेंट इंडिया को कब मिली थी, तो 23 अगस्त 2023 को द विक्रम लैंडर ऑफ चंद्रयान थर्ड मिशन इन दी चंद्रयान प्रोग्राम सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंडेड थी, कहाँ पर, हमारी मून के साउथ पोल पे, ठीक है। तो आपको याद है ना कि साउथ पोल पर लैंड करा था और इसको नाम दिया था हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने, उस टाइम पीरियड की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। और IAU की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1919 में, आपको देखने को मिलती है। जैसे आपको पता है ना प्लूटो प्लैनेट है या नहीं है, उसका नाम वाम सम यही सब देखते हैं, ठीक है, याद रखना है आपने। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन इसके बारे में डील करता है, ये मैंने आपको बता दिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको नाम दिया था। और जो क्रैश साइट हुआ था चंद्रयान 2 वाला, उसका नाम था तिरंगा पॉइंट। तो अगर देख लेते हैं यहाँ पे कहीं पे तिरंगा पॉइंट अभी तक तो नहीं लिखा है, पर आ जाएगा धीरे धीरे करके आपके पास तिरंगा पॉइंट भी, ठीक है। चलिए आगे आता है इसरो गेट्स एविएशन लॉरेट अवार्ड फॉर चंद्रयान थर्ड। अब देखिए भैया, सबसे पहला तो आपके पास क्वेश्चन आ जाएगा कि कौन सा अवार्ड, तो आपको याद रखना ये लॉरेट जो अवार्ड है ये किसे दिया जाता है, तो किसी इंडिविजुअल को या फिर उसकी टीम को दिया जाता है। एविएशन मतलब फ्लाइंग इंडस्ट्री को ये क्या किया जाता है, दिया जाता है। और इस साल अगर हम बात करते हैं ये किसे मिला है, हमारे इसरो को मिला है, ये आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। तो बात कर लेते हैं और किस लिए मिला है, किस कैटेगरी में मिला है, तो स्पेस की कैटेगरी में। और क्या किस चीज़ के लिए मिला, चंद्रयान थर्ड के लिए। पिछले ही करंट अफेयर में भी आपने पढ़ लिया कि अगस्त 2023 को हमने विक्रम लैंडर ऑफ चंद्रयान थर्ड यहाँ पर करवाया था, ठीक है। चलिए तो ये आपको याद रखना है, किस फील्ड में मिला है, एविएशन इंडस्ट्री पे, और किस ऑर्गेनाइजेशन को मिला है, इसरो को मिला है, ये आपको यहां पर क्लियर रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला
अभी आ गया एक और वाला अपने पास, जो अभी हम लोगों ने वहाँ पर पढ़ा था ना, करंट अफेयर WTT वाला, मतलब कि वो वर्ल्ड टेबल टेनिस वाला, उसी के साथ इसी को जोड़ेंगे और आगे देख लेते हैं कि इसमें और क्या क्या चीज़ें यहाँ पर बोली जा रही हैं। ठीक है, ये भी पढ़कर इसे ख़त्म कर लेते हैं। चलिए आगे आता है आपके पास यहाँ पे, इंडियाज़ सीरजा अकुला वन द वुमेन्स सिंगल टाइटल, किस वाले इसमें, तो वर्ल्ड टेबल टेनिस में, जो कि कहाँ पर हो रहा है, बेरुत में। ये सेकंड एडिशन है, एक पहला एडिशन आप पढ़ चुके हैं अभी, ये 2024 में। और इन्होंने किसे हराया है, तो सराहदे न्यूते। बेटे नाम याद नहीं हो सकते हैं तो इन नाम का कोई नमोनिक बना लो अपने पास, तभी याद हो सकते हैं ये वाले। कहता है इंडिया के मानुष जो कि गुजरात से बिलोंग करते हैं, और मानव अभी आपने पढ़ा था कहाँ से डील करते हैं, सॉरी कहाँ से बिलोंग करते हैं, गुजरात से। इनको मेंस डबल टाइटल जो है इन्होंने जीता है। ठीक है, याद रखना है। और किसे हराने के बाद, तो ये आप यहाँ पर देख लेंगे। उसके बाद है आकाश पाल और पोए मानते बसैया कहाँ से आते हैं, ये वेस्ट बंगाल से। इन्होंने मिक्स्ड डबल टाइटल जीता है, आपको याद रखना है। और तमिलनाडु के साथिया इनको हराकर और मनिका बत्रा को हराकर। हांगकांग चाइनाज दू होई केम, एक तो परमात्मा जाने इनके नाम कितने खतरनाक है, चेंगजू जो भी इनका नाम है, इनको वुमेन्स डबल टाइटल से यहाँ पर टाइटल मिला है। और किसे हराने के बाद, तो सीरजा अकुला और दिया को हराने के बाद। तो यहाँ पे वुमेन्स सिंगल टाइटल में ये जीत गई हैं, पर अगर हम डबल वाली में बात करें तो ये हार चुकी हैं। ठीक है, क्लियर रखना है। और किससे हारी हैं, तो आपको याद रखना है किससे, चाइना वालों से। ठीक है, चलिए अगला आता है हमारी रिपोर्ट आ गई। ठीक है, हमारी रिपोर्ट मतलब हम जो यूथ हैं, ठीक है, अगर हम बात करें तो जो 15 से लेकर 65 साल तक का जो यूथ है उसके बारे में बात हुई है। और इंडिया का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट का जो ग्राफ है वो ऐसे करके इस तरीके से बढ़ता ही जा रहा है भाई, घट नहीं रहा है कहीं पे भी। ठीक है, सरकारें आती हैं हमें कहती हैं भैया वोट दी दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, नौकरी देंगे, नौकरी नहीं मिल रही हमें, है ना। तो समझ लेते हैं। देखिए कहता है इंडिया का जो एम्प्लॉयमेंट रेट है 2024 का, जिसमें यूथ एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और जो स्किल है, इसे क्या किया गया है, पब्लिश किया गया है। और पब्लिश करना किसने है, तो आपको याद रखना है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने, याद रखना है आपने, एंड द इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है, इन्होंने करा है। इंडिया का जो यूथ है वो 83% जो है वो अनएम्प्लॉयड वर्क फोर्स इन इंडिया हमें देखने को मिलता है। मतलब मान लेते हैं कि अगर भारत में 100 लोग अनएम्प्लॉयड हैं, मान लेते हैं कि भारत में कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं, यहाँ पे 100 लोग अनएम्प्लॉयड हैं, तो उसमें से 83% यूथ है। याद रखना आपने, उसमें से 83% क्या आता है, यूथ आता है। और वो भी ऐसे नॉर्मल वाला यूथ नहीं, पढ़ा लिखा यूथ। ठीक है, जो पढ़ा लिखा यूथ है वो यहाँ पर बेरोजगार है, उसके बारे में यहाँ पर बात की गई है। इस रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो वी अनंत नागेश्वरम, जो कि कौन है, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है इंडिया से, वो भी थे इस रिपोर्ट को पेश करने वाले। और इस रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो यूथ पॉपुलेशन जो कि कितना परसेंट अकाउंट करती है, 20% ऑफ टोटल पॉपुलेशन इन 2021, जो कि अब घट चुकी है, विल डिक्रीज टू 23% बाय 2036। तो आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से अनएम्प्लॉयमेंट का दर बढ़ता जा रहा है और आने वाले टाइम पर ये हमें प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। ठीक है, अच्छा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के जो अभी चेयरमैन हैं या डायरेक्टर जनरल है वो कौन है, गिलबर्ट करके आप याद कर सकते हैं। हेडक्वार्टर आता है जिनीवा स्विट्जरलैंड में, और इसकी स्थापना हुई थी 1919 में। और मेंबर कंट्रीज कितनी आती हैं इसकी, 187। ठीक है, चलिए अगला आता है LIC emerged as world's strongest insurance brand। ठीक है, और तुमने अपना इंश्योरेंस कराया होगा भाई। ठीक है, तो ये रिपोर्ट आ चुकी है हमारे पास और ये एक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है। कौन सा वाला, LIC। ठीक है, देख लेते हैं इसके बारे में। देखिए कहता है अकॉर्डिंग टू इंश्योरेंस 100 2024, इसी से रिलेटेड आप एक और करंट अफेयर आगे जाकर पढ़ेंगे। ठीक है, तो कहता है इंश्योरेंस 100 2024 की जो रिपोर्ट है वो पेश की गई है। और इसे पेश किसने करा है, तो आपको याद रखना है ब्रांड फाइनेंस, जो कि एक इंडिपेंडेंट ब्रांच है, ब्रांड वैल्यूएशन है, इन्होंने इसको लॉन्च करा है। और इंडिया की जो LIC है वो वर्ल्ड की स्ट्रॉन्गेस्ट इंश्योरेंस ब्रांड है, जिसकी ब्रांड वैल्यू अगर आप बात करते हैं तो कितनी है, 0.04% टू कितना डॉलर बताया गया है यहाँ पे, 9.8 बिलियन। ठीक है, याद रखना है आपको। उसके अलावा अगर हम बात करें LIC के बाद ताइवान की भी एक कैथे लाइफ इंश्योरेंस है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की नरमा इंश्योरेंस है, जो कि सेकंड और थर्ड ब्रांड के नाम पर आपको देखने को मिलती हैं। उसके बाद है चाइना के
keeping and continues is its reign as the world's most valuable insurance brand from 6 consecutive year. उसके बाद बोलता है showcasing 4% increase in the brand value. तो brand value तो याद नहीं रखना, हमारे पेपर में क्या आ जाएगा भैया, इनके नाम आ सकते हैं, ठीक है, तो आपको याद रखना है। टॉप किसने करा है यहाँ पे, तो आप याद रखेंगे इंडिया की LIC ने, ठीक है। चलिए, हो गया आपके पास ये वाला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, इसके बारे में आगे हम देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, ठीक है। आप सबने देखा होगा, सुना होगा शायद आप सबने, कि भारत की एक सोन चिड़िया कहा जाता है, सोहन चिड़िया कहा जाता है, ठीक है। अब हम ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की बात करने जा रहे हैं, इस चिड़िया की बात कर लेते हैं। तो इसके लिए एक्चुअली में देखो, सुप्रीम कोर्ट पहले इस डोमेन में काम नहीं करता था, मतलब सुप्रीम कोर्ट इस डोमेन में कम ही काम करता था, पर अब उन्होंने इसके ऊपर बहुत एक इंपॉर्टेंट कमेटी बैठाई, और क्योंकि ये जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड ग्रेट इंडियन बास्टर्ड है, इसको बचाने की बात की जा रही है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट के जो बेंच हैं उसमें DY चंद्रचूड़ जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, इन्होंने 7 एक्सपर्ट लोगों को यहाँ पर बुलाया था ताकि किसे प्रिजर्व किया जा सके। मैंने आपको बता दिया, सोहन चिड़िया इसे कहा जाता है, इसे बचाने की बात की जा रही है। देखो एक्चुअली में क्या प्रॉब्लम है, एक्चुअली में प्रॉब्लम ये है कि पहले तो इस बर्ड का जो आई विजन है वो उतना अच्छा नहीं होता। पहली बात तो आपको याद रखना है, इस चिड़िया को जो आई विजन है वो इतना अच्छा नहीं है कि प्रॉपर तरीके से कुछ कर पाए, ठीक है। तो क्या होता है, कई बार ये तारों के बीच में फंस जाती हैं, कई बार अगर हम बात करें जो हाई वोल्टेज पावर, जो हाई पावर वोल्टेज की जो लाइंस हैं, जिसके कारण क्या कर पाती हैं, ये टकरा जाती हैं उनसे और ये एक्सटेंड होती जा रही हैं, खत्म होती जा रही हैं अपने पास। तो कहता है दिस इज द लाइन विद द एफर्ट टू प्रोटेक्ट GIB पॉपुलेशन, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पॉपुलेशन फ्रॉम एक्सटेंशन कॉज्ड बाय, क्योंकि पावर केवल मैंने आपको बता दिया इसका कारण है, और कहाँ पे, गुजरात और राजस्थान में आपको ये देखने को मिलती हैं, ठीक है। अगर हम बात करें, इसे बिगेस्ट बर्ड ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, क्या कह देते हैं इसको आप, बिगेस्ट बर्ड ऑफ इंडिया। और ये एरिड और कहाँ मिलती है आपको, सेमी एरिड रीजन में देखने को मिलती है। कहाँ पर मिलती है, एरिड और सेमी एरिड रीजन में देखने को मिलती है। प्लस आपको याद रखना है ये राजस्थान की स्टेट बर्ड भी है, ठीक है, राजस्थान की स्टेट बर्ड भी आपको देखने को मिलती है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जो कि अब खत्म होने के कगार पर आपके पास आ चुकी है, ठीक है। उसके अलावा महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश में भी ये चिड़िया हमें देखने को मिलती है, ठीक है। चलिए, कहता है अब यहाँ पे इसके बारे में और अभी बात की गई है, कौन कौन यहाँ पर बैठेंगे इसको देख लेते हैं। तो एक कौन है यहाँ पर, अच्छा सॉरी ये हो गया आपके पास, यहाँ तक आता है आपके पास ये वाला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, ठीक है। चलिए, राजस्थान से बेसिक फैक्ट हम पहले ही सीख चुके हैं, पहले वाले इसी स्लाइड में आगे। चलिए अगला करंट अफेयर देखते हैं। कुछ नई अपॉइंटमेंट हुई हैं। आप सबको पता है कि इंडिया में अगर हम बात करें तो एक डिजास्टर फोर्स है अपने पास यहाँ पे, ठीक है, उससे रिलेटेड जो है वो यहाँ पर बात की गई है, ठीक है। देखते हैं इसके बारे में क्या बोला गया है। कहता है द अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट, तो कैबिनेट की वैसे बहुत सारी कमेटीज है, उसमें से एक कमेटी है अपॉइंटमेंट, उन्होंने अप्रूव करा है किसकी, तो सदानंद वसंत दाते एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। तो NIA के नए चेयरमैन कौन बने हैं आपके पास, सॉरी चेयरमैन नहीं, डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं, सदानंद, कौन बने यहाँ पे, सदानंद, ठीक है। तो याद रखना है आपने। उसके बाद है जैसे इन्वेस्टिगेशन के लिए मैं सदा तैयार रहता हूं, तो याद हो जाएगा आपको, इन्वेस्टिगेशन के लिए मैं सदा तैयार रहता हूं, तो आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं। उसके अलावा पीयूष आनंद जो हैं वो NDRF के क्या बने हैं, डायरेक्टर जनरल, और राजीव कुमार जो हैं वो ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इसके क्या बने हैं, डायरेक्टर जनरल बने हैं। तो ये आपको क्लियर रखना है। मैं सदा इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार रहता हूँ, अब दूसरे का भी कोई नमोनिक बना लो यहाँ पे, ठीक है, मतलब इसमें डिजास्टर में आनंद तो नहीं आ सकता, हाँ, तो ऐसे याद कर सकते हो कि डिजास्टर में कोई आनंद नहीं आता है, तो आप याद रख सकते हैं पीयूष आनंद करके। और राजीव कुमार जो है वो क्या है भैया, पुलिस है, ठीक है, पुलिस, इस तरीके से याद कर सकते हैं आप, ठीक है। तो याद रखना है आपने, इन तीनों की अपॉइंटमेंट की गई है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जो कि इज द सेंट्रल काउंटर टेररिज्म एजेंसी ऑफ इंडिया, NIA की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। और इसकी स्थापना की गई थी कब, 2008 में इसकी स्थापना यहाँ पर की गई थी, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्लियर रखना है। उसके अलावा NDRF की बात करते हैं, तो NDRF की स्थापना कब हुई थी,
2006 में हुई थी और इसके हेडक्वार्टर आपको कहाँ देखने को मिलते हैं भाई, तो नई दिल्ली में देखने को मिलते हैं, तो ये आप ऐड कर लेंगे। ठीक है, चलिए ये भी हो गया आपके पास इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। चलिए अच्छा, एक अगला करंट अफेयर जो है वो किससे डील करता है, आपके पास एक ऐप आई है, उस ऐप का नाम आता है आपके पास सक्षम। नाम से क्लियर हो रहा है बेटा, सक्षम मतलब कि जो आपको साक्ष्य कर पाए, जो आपको क्या कर पाए, कैपेबल बना पाए। ठीक है, देखते हैं इसके बारे में। अगर आपने पिछला करंट अफेयर देखा होगा तो मैंने आपको बताया था जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं उनके लिए आइकन बनाई गई थी। कौन? शीतल देवी यादव, पैरा आर्चर। याद करिए आपको, जो मैंने आपको बताया था ये कहां से बिलोंग करती हैं, जम्मू कश्मीर से। ठीक है, अब वैसे उसको जोड़ोगे तभी याद रहेगा ना। वैसे भी इस समय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, इस इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का मोटो है कि नो वोटर्स लेफ्ट बिहाइंड। अब क्या बोला जा रहा है बच्चे, ये सक्षम ऐप मेरे और आपके लिए नहीं है, जो हम कैपेबल हैं उनके लिए नहीं है। ऐसे लोग जो कि बीमार हैं, ऐसे लोग जिनकी 80 से ज़्यादा उम्र हो चुकी है, या ऐसे लोग जिनकी बॉडी में 40% से ज़्यादा डिसेबिलिटी देखने को मिलती है, उनके लिए लाई गई है ये ऐप। ठीक है, ताकि उनको दिक्कत ना हो कहाँ पहुँचने के लिए, पोलिंग बूथ पर पहुँचने के लिए। पोलिंग बूथ उनके घर तक पहुँच जाएगा इस बार, ताकि वो वोट दे पाएँ, कोई बहाना ना मारे इस बारी। ठीक है, तो कहता है यहाँ पे सक्षम विल ऑफर कस्टमाइज सर्विसेज, जैसे कि ईजिंग वोटर आइडेंटिफिकेशन, उसके बाद रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज। अगर हम बात करें तो इसमें वॉइस असिस्टेंस भी मिलेगा, जो लोग देख नहीं सकते हैं। उसके बाद टेक्स्ट टू स्पीच फॉर हियरिंग इम्पेयर्ड, जो सुन नहीं सकते हैं उनके लिए भी यहाँ पर लाया गया है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ अनाउंस्ड वोट फ्रॉम होम ऑप्शन फॉर सीनियर सिटीजन्स एंड PWDs। मैंने आपको बता दिया, पर कौन से वाले, 80 से ऊपर वाले, 80-85 से ऊपर वाले, और जिनकी बॉडी में 40% से ज़्यादा क्या है, कोई खराबी है या वो डिसेबल हैं, उनके लिए इस ऐप को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर ये याद रहना, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने इस बार जो छक्के मारे हैं ना, हर बात पे कुछ ना कुछ, हर करंट अफेयर में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कुछ ना कुछ लेकर आया है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। अच्छा, पिछला करंट अफेयर अगर थोड़ा ध्यान से सुना होगा और ध्यान से देखा होगा आपने, तो मैंने आपको बताया था कि इलेक्शन कमिश्नर कौन है भी अपने पास, राजीव कुमार हैं। और अगर हम बात करें तो उनके साथ दो इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट किया गया था। उसमें से एक का नाम है ज्ञानेश, याद रखना है आपको, और एक का नाम है सुखबीर। बताया था आपको ये वाला। ठीक है, क्लियर करिए, याद करा आपने, करंट अफेयर बताया था। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जब भी आप बात करते हैं, आर्टिकल नंबर 324 इसके साथ डील करता है, और इसकी स्थापना की गई थी 25 जनवरी 1950 को, और इसीलिए हम 25 जनवरी को मनाते हैं नेशनल वोटर्स डे। कब मनाते हैं हम? नेशनल वोटर्स डे हम यहाँ पर मनाते हैं। अच्छा, आप मुझे बताएंगे आर्टिकल नंबर 326 डील्स विद, ठीक है, आप मुझे बताएंगे आर्टिकल नंबर 326 डील्स विद। चलिए अगला देखते हैं। अगला ग्रैंड प्रिक्स, ये रेसिंग रोसिंग वाले तुम्हें पता ही है। ठीक है, उड़ जाते हैं वही वाले, है ना। कहता है फरारी के जो कार्लोस हैं, अब भैया बाकी नाम नहीं पढ़ा जाएगा तो कैस्ट्रो करके याद कर लो या फिर कार्लोस करके याद कर लो। और इन्होंने क्या कर लिया है, फार्मूला 1 वाली जो रेसिंग है जीत ली है। और ये कहाँ पर हुई थी, तो एल्बर्ट पार्क सर्किट कहाँ पर हुई थी, ऑस्ट्रेलिया में, आपको याद रखना है। और फरारी के चार्ल्स मोनाको से हैं। यूनाइटेड किंगडम्स के लैंडो नॉरिस, ये जो है सेकंड और थर्ड पोजीशन में हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, कहाँ हुआ था, तो मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में ये हमें देखने को मिलता है। ठीक है, सीधा सीधा MCQ है, सीधा सीधा करंट अफेयर है ये वाला, ज़्यादा घुमाने वाला करंट अफेयर नहीं है आपके पास ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अर्थ आर, ठीक है, देखिए भाई हमारी पृथ्वी को तो बचाना ही है। ठीक है, तो पृथ्वी को बचाने के लिए कुछ टाइम पीरियड के लिए लाइट्स ऑफ की जाती हैं ताकि हम नेचर को, प्लैनेट को बचा पाएँ। तो देखिए कब होता है ये, अर्थ आर जो है वो हर साल मार्च के लास्ट संडे को मनाया जाता है। इस बार वो संडे कब आया, 23 मार्च, पिछली बार 25 के आसपास आया था। इसमें क्या किया जाता है, लाइट्स को ऑफ किया जाता है 60 मिनट्स के लिए एज अ ग्लोबल सिंबल ऑफ यूनिटी, कमिटमेंट टूवर्ड्स प्रोटेक्टिंग द प्लैनेट एंड प्रिजर्विंग द एनवायरनमेंट। और ये अर्थ आर कब किया जाता है, टाइम पीरियड क्या बताया गया है, 8:30 से लेकर 9:30 बजे तक, मतलब पूरे घंटे के लिए लाइट बंद आपकी।
और अगर हम बात करें तो वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, फॉर्मरली जिसका नाम था वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, पार्टनर्स फर्स्ट लॉन्च अर्थ आर एज ए लाइट ऑफ मूवमेंट इन ऑस्ट्रेलिया। और कहाँ मनाया गया था? ऑस्ट्रेलिया में। और कब मनाया गया था? 2007 में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इस तरीके के करंट अफेयर आपको पता होने चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला आता है मनरेगा ने दिहाड़ियाँ बढ़ा दी है भाई। ठीक है, तो जो मनरेगा आप सबने देखा होगा, जैसे कि मान लो गाँव में जो ऐसा कह सकते हैं गांव में जो लोकल रोड्स बनाए जाते हैं, जो कच्चे पक्के रोड बनाए जाते हैं, ठीक है, या उसके अलावा गांव में कुछ सरकार का कुछ काम करना होता है, जैसे गांव के अंदर पंचायत का कुछ करना है, ये जो सारे काम किए जाते हैं वो मनरेगा कर लेता है। तो मनरेगा के बारे में यहाँ पर बात की गई है। जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है उसने कहा है कि 3 से लेकर 10% का इंक्रीज किया जाएगा। किसमें? दिहाड़ी में। और किसकी दिहाड़ी बढ़ाई जाएगी यहाँ पे? तो जो मनरेगा के अंदर आते हैं। और मनरेगा का फुल फॉर्म आपके पास याद रखना है, या MG नरेगा आप इसे भी याद कर सकते हैं, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। और कब के लिए? तो फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए। देखो मैंने बताया ना आपको कि अपने घर का काम नहीं कर रही हैं ये औरतें। किसका काम कर रही हैं यहाँ पे? ये जो सड़क बनाना हो गया, कच्ची सड़कें हो गई, कुछ भी बनाना हो गया, जो पंचायत या उस डोमेन के अंदर आता है उससे डील कर रहा है। कहता है द न्यू वेज हाइक रेंज फ्रॉम 7 से 26 रुपए। और ये कब बढ़ता हुआ आपको दिखेगा? 1 अप्रैल 2024 से, जो कि अब शुरू हो चुका होगा। उसके बाद कहता है द वेजेस हैव सीन एन एवरेज इंक्रीज ऑफ अबाउट 7%, जो पहले था। और अब कितना बोला जा रहा है? इसको 3 से कितना परसेंट किया जाएगा? 10। दिहाड़ी पहले कितनी थी यहाँ पे? तो 267 पर डे, अब वो 285 पर डे हो जाएगी फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए। और गोवा में हाईएस्ट हाइक हमें देखने को मिला है कितना? 10.56%। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हो गया आपके लिए, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, मनरेगा की स्थापना कब की गई थी? तो आपको याद रखना है 23, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे इसकी स्थापना की गई थी, मैं गलत नहीं हूँ तो 23 अगस्त 2005 को इसकी स्थापना यहाँ पर की गई थी, आपको याद रखना है। और इसके अंदर बहुत सारे लोगों को बेटा रोजगार प्रोवाइड किया गया है। ऐसे लोग जो कि घर के आसपास काम करना चाहते हैं, स्पेशली फीमेल्स, ठीक है, मतलब अपने घर से जो फ्री हैं, जो फाइनेंशियली अपने पति को असिस्ट करना चाहती हैं, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी मनरेगा वाली। ठीक है, और कभी आपने SST पढ़ी हो तो हमें पेपर में क्वेश्चन भी आ चुका है मनरेगा के ऊपर। ठीक है, चलिए, कहता है उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें और उत्तराखंड की बात करें तो इनका लोवेस्ट राइज कितना हुआ है अभी तक? यहाँ पे 3.04। और आपको पता ही है, कहता है द मनरेगा वेज रेट आर डिटरमाइंड बाय चेंजेस इन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर एग्रीकल्चर लेबर रिफ्लेक्टिंग, क्या बताता है ये? रूरल इन्फ्लेशन को हमें बताता है। और इसके लिए कितना बजट इस बार रखा गया है? 86,000 करोड़ का क्या रखा गया है? इसमें बजट रखा गया है इस साल के बजट में। ठीक है, चलिए, UNEP की रिपोर्ट आ चुकी है फूड प्रोडक्शन को लेकर। भाई देखिए, फूड वेस्ट इंडेक्स को लेकर ये डेटा अपने पास आ चुका है, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं और देख लेते हैं कि क्या बात इसमें बोली जा रही है। ठीक है, कहता है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने क्या लॉन्च करा है? फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2024 को क्या करा? यहाँ पे पेश करा है, जिसमें बोला गया है थिंक ईट सेव ट्रैकिंग प्रोग्रेस टू हाफ global food waste which track the progress of countries to halve food waste by 2030। ठीक है, तो आपको याद रखना है बेटा, इस तरीके का एक इंडेक्स लॉन्च किया जा रहा है जिसमें बताया जाएगा कि कितना आप यहाँ पे फूड की वेस्टेज कर रहे हैं, और ऐसा हम आम घरों में होता रहता है। कहता है वर्ल्ड वेस्टेड एंड एस्टिमेटेड 19% ऑफ द फूड प्रोड्यूस्ड ग्लोबली इन 2022। और अगर हम बात करें तो देखो बेटा, ये तो सीधा फैक्चुअल आपके पास आ गया। और 2030 तक हम ये पहले भी पढ़ चुके थे पीछे भी कि इसे बचाना है, खाने को जो वेस्ट फूड है उसको रिड्यूस करना है धीरे धीरे करके, और सारी चीज़ें यहाँ पर ठीक करनी है। ठीक है, चलिए ये आप देख लेंगे। इसके साथ अगला आता है ऋतु राज अवस्थी, जो है वो एक जुडिशियल मेंबर बनी है किसके अंदर? लोकपाल के अंदर। वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, क्योंकि लोकपाल वाला जो ये ऑफिस है ये पिछले कुछ टाइम से हमारे पास न्यूज़ में चल रहा है, तो आप देख लेते हैं। चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, देखिए, कहता है ऋतु राज अवस्थी जो है, अच्छा इसको पढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ से कुछ पढ़ा देती हूँ पहले, ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, देखिए क्या कहता है। कहता है लोकपाल एक एंटी करप्शन अथॉरिटी या बॉडी होती है जिसे ओम्बुड्समैन भी कहते हैं। अब ये 1809 में ये कंसेप्ट लिया गया था, और कहाँ से लिया गया था? तो आपको याद रखना है कहाँ से लिया गया था ये वाला, आपको याद
क्लियर रखना है अपने पास। स्वीडन से इसे क्या किया गया था, यहाँ पे लिया गया था। ठीक है, देखिए कहता है इट इज़ द फर्स्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ इट्स काइंड इंडिपेंडेंट इंडिया, जो कि लोकपाल और लोकायुक्त, लोकपाल सेंटर के लिए और लोकायुक्त कहाँ के लिए आता है आपके पास, स्टेट्स के लिए। पहला क्वेश्चन, ये लोकपाल और लोकायुक्त का कंसेप्ट कौन लाया, तो आपको याद रखना है ये नेम इंट्रोड्यूस करे थे किसने, एल एम सिंघवी ने। किसने इंट्रोड्यूस करे थे, एल एम सिंघवी ने इसे इंट्रोड्यूस करा था। अब क्या है बेटा इसके अंदर, अगर इस पे आगे लिखा तो मैं आपको पूरा समझा देती हूँ, यहाँ पे नहीं भी होगा तो मैं आपको बताती हूँ साथ में। ठीक है, देखिए हाँ लिखा हुआ है, कहता है यहाँ पे इसमें अगर हम लोकपाल की बॉडी के बारे में बात करें तो इसमें एक चेयरपर्सन होता है और 8 मेंबर होते हैं टोटल। तो एक चेयरपर्सन होता है और 8 मेंबर होते हैं, प्लस आपको याद रखना है इस 8 में से जो 4 हैं वो कौन होने चाहिए, वो जुडिशियल मेंबर होने चाहिए। अब उस जुडिशियल मेंबर में से एक मेंबर की भर्ती हो गई है जिनका नाम है ऋतुराज अवस्थी, जो कि 1 ऑफ द 3 जुडिशियल मेंबर हमें देखने को मिलते हैं। इनको शपथ किसने दिलाई होगी, चेयरमैन ने या फिर अभी के लोकपाल ने। और अभी के लोकपाल कौन है अपने पास, AM खानविलकर देखने को हमें यहाँ पर मिलते हैं। ठीक है, क्लियर है आपके पास यहाँ तक। और कहता है चेयरपर्सन और जो इसके मेंबर होते हैं या तो वो 5 साल तक गद्दी पर बैठते हैं, मतलब पावर में रहते हैं, या तो जब तक वो 70 साल के नहीं हो जाते हैं तब तक वो इसके साथ यहाँ पे डील करते हैं। ठीक है, चलिए तो ये आपको पता होना चाहिए। आगे अच्छा, यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल के जो एंटोनियो गुटरेस हैं, उन्होंने किसे अपॉइंट करा है, कमल किशोर को, और क्या बनाया इनको, असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल बनाया है। किसका, स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के अंदर। तो ये आपको बिल्कुल फैक्चुअल न्यूज़ है, आप देख लेंगे। इसका काम क्या है, जो डिजास्टर्स हैं, UNDRR का काम क्या है, जो डिजास्टर रेट है उसे क्या करना, उसको रिड्यूस करना, उसको डिडक्ट करना। हेडक्वार्टर कहाँ देखने को मिलते हैं आपको इसके, तो जिनीवा स्विट्जरलैंड में आपको इसके हेडक्वार्टर देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए आगे आता है, चाइना ने लॉन्च करा है ह्यून हाई 302 सैटेलाइट। ठीक है, अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए अब इस सैटेलाइट को नाम से आपको क्लियर हो गया किसने लॉन्च करा है, चाइना ने। और कहाँ से लॉन्च करा है, तो तायून। तो यहाँ पे यून हाई तायून, तो देखो वहाँ पे एंड हो रहा है और इसके नाम की शुरुआत हो रही है, तो आपको याद रहेगा। ठीक है, तो तायून से इसे क्या किया गया, तायून से यून हाई को क्या किया गया, लॉन्च किया गया है। याद रखना है आपने। इसका मेन काम क्या होगा, इसका मेन काम होगा एटमॉस्फेरिक और जो मरीन एनवायरनमेंट सर्वे है उसको लेना, एनवायरनमेंट को मॉनिटर करना और डिजास्टर से प्रिवेंट करना, और इन रिडक्शंस को क्या करना, कम करना। आगे बात समझ में यहाँ तक। चाइना कैपिटल आती है बीजिंग, प्रेसिडेंट कौन आते हैं, जिनपिंग, ये पता ही आपको। और करेंसी अगर हम बात करें तो युआन हमें करेंसी देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए ये भी हो गया आपके पास एक और फैक्चुअल न्यूज़। अगला देखते हैं इसके बाद। आइए अगला कहता है टीवी रिपोर्ट आ गई। ठीक है, टीवी हमारे वाला टीवी नहीं, ट्यूबरक्लोसिस की बात की जा रही है, उसके बारे में हम देख लेते हैं। कहता है अगर हम बात करें तो इंडिया सॉ अ डिक्लाइन ऑफ 16% ऑफ द इंसिडेंसेस ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, मतलब अब ये ठीक भी हो रहे हैं, एंड 18% रिडक्शन इन मोर्टालिटी ड्यू टू टीबी सिंस 2015। मतलब टीबी ऐसी एक घातक बीमारी थी हमारे पास, या अभी भी है खैर, तो ऐसी थी जिसमें मौत का दर भी कितना देखा जा रहा, मौत का दर भी था यहाँ पे, पर अब वो घटकर कितना परसेंट हो गया है, 18% कर दिया गया है। मतलब द इंसिडेंस रेट इन इंडिया डिक्रीज्ड फ्रॉम 237 पर लाख पॉपुलेशन इन 2015 से अब 99 पर लाख पॉपुलेशन हमें देखने को मिलती है। अगर हम बात करें यहाँ पे तो इसके डेथ रेट भी कम हुए हैं, क्योंकि देखो भाई अब बीमारी के ऊपर हम पूरा का पूरा काम कर रहे हैं, इसको ठीक करने की बात की कर जा रही है, तो इसके साथ हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। अच्छा, मिनिस्ट्री ऑफ अभी अपने पास ये कौन है, हेल्थ, तो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है मनसुख लाल मांडविया। ठीक है, तो आपको बताया हुआ है मनसुख लाल मांडविया आपको देखने को यहाँ पर मिलते हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला करंट अफेयर कहता है स्काई रूट एरोस्पेस सक्सेसफुल टेस्ट फायर्ड कलम 250। ठीक है, अब देखो बेटा, जैसे इसरो है अपने पास, वो तो एक सरकारी आ गया ना अपने पास, मतलब एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो गई, वैसे ही आपको याद रखना है कि स्काई रूट एरोस्पेस एक प्राइवेट लिमिटेड, एक हैदराबाद बेस्ड एरोस्पेस कंपनी है जिसने एक टेस्ट फायर करा है किस पे, तो कलम भी कह सकते हैं या कलाम 250 को, जिसका स्टेज 2 आपको देखने को मिलता है। स्टेज 2 है किसका, विक्रम 1 स्पेस लॉन्च व्हीकल है ये भी। ठीक है, तो इसका यहाँ पर टेस्ट किया गया है। इस टेस्ट की अगर हम बात
बात करें तो इस टेस्ट में अगर हम बात करें तो इसरो की भी मदद ली गई। और कहाँ पे किया गया ये, तो सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में, याद रखना है आपने। और कलाम 250 क्या है, तो देखिए क्या है, ये एक हाई स्ट्रेंथ कार्बन से बना हुआ रॉकेट मोटर है जिसमें सॉलिड फ्यूल, हाई परफॉर्मेंस, अब ये एथिलीन, ये प्रोपेलिन, उसके बाद ये तुम सबने बचपन में पढ़ी होंगी 10th में, थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम है जो कि हमें क्या करेगा, मदद करेगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये इसके साथ क्या किया गया है, इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, इसको टेस्ट किया गया है। उसके बाद आता है, अच्छा ये वाला करंट अफेयर भी इंपॉर्टेंट है आपके पास, कहता है यहाँ पे इसके बारे में कि जो अपने पास आरबीआई है, ठीक है, आरबीआई ने क्या करा है कि द फाइनेंस मिनिस्ट्री अनाउंस द रिलीज ऑफ यूनिक 90 डेनोमिनेशन कॉइन। अब कुछ ना देखो, कुछ सिक्के कोमेमोरेटिव होते हैं, मतलब वो ऐसे नहीं कि आप 90 रुपये का कॉइन दुकान में लेके जाएंगे, मतलब कोमेमोरेटिव मतलब उस दिन को याद करने के लिए। तो कोमेमोरेटिव वो बनाया गया है, सिक्का लाया गया है यहाँ पे, कितनी, कौन सी वाली एनिवर्सरी के लिए, तो 90th एनिवर्सरी के लिए आरबीआई की बात करते हैं। तो इसकी स्थापना की गई थी, हम पिछले कई बारों से इसको पढ़ चुके हैं, 1935 में। हेडक्वार्टर आता है इसका मुंबई महाराष्ट्र में, हमें देखने को मिलता है इसका हेडक्वार्टर। अब यहाँ से क्वेश्चन था, कल हम पेपर सॉल्व कर रहे थे, वहाँ पे क्वेश्चन था, अगर पहला इंडियन पूछा जाए तो सीडी देशमुख आते हैं आपके पास, आरबीआई के पहले इंडियन गवर्नर, याद रखना। और अगर पहले गवर्नर पूछेगा तो आपका आंसर होगा ऑसबॉर्न स्मिथ। क्या नाम होगा आपका यहाँ पे, ऑसबॉर्न स्मिथ, आपको इसका आंसर देखने को मिलता है। ठीक है, और अभी कौन है, तो शक्तिकांत दास है, ये आपको यहाँ पर क्लियर रखना है। अगर हम बात करें तो ये 99.99% सिल्वर प्योरिटी है, और इसके वेट की बात करें तो 40 ग्राम हमें देखने को मिलता है। डायमीटर 44 मीटर हमें देखने को मिलीमीटर देखने को मिलता है। चलिए आगे आता है। अच्छा, मोदी जी को एक और अवार्ड मिल गया, एक और हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिल गया। जैसे हमारे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड का नाम है भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, ठीक वैसे ही आपको याद रखना है कि भूटान का हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर मिला है किसको, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को। तो याद रखना है, कहता है जो किंग ऑफ भूटान है, जिनका नाम आता है जिग्मे खेसर नामग्याल, नामग्याल तो आप वैसे भी याद रखेंगे, वो डायनेस्टी भी याद रहती है वैसे तो। और इन्होंने क्या करा है, भूटान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड किसे दिया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। अभी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, ये पहले फॉरेन लीडर में बन गए हैं जिनको इस प्रकार के किसी उससे क्या किया गया है, नवाजा गया है। ठीक है, आपको याद रखना है, अगर हम भूटान की बात करते हैं तो भूटान के साथ बॉर्डर शेयर करता है कौन कौन, अरुणाचल प्रदेश आप सबको पता है, उसके बाद असम आ जाता है, असम के अलावा अगर हम बात करें तो सिक्किम आ जाता है जिसके साथ हम बॉर्डर शेयर करता है भूटान, और प्लस वेस्ट बंगाल के साथ बॉर्डर शेयर करता है कौन, भूटान। ठीक है, और अगर आपने हिस्ट्री थोड़ी सी पढ़ी है तो ब्रिटिश इंडिया ने भी भूटान पर क्या करा था, कब्जा करा था, और उसके लिए एक ट्रीटी हुई थी जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ सिंचुला 1845 में। फिर बच्चे कहते हैं ये बताया नहीं, तो ध्यान रखेंगे आप यहाँ पे, ट्रीटी ऑफ सिंचुला जो है वो 1845 में हुई थी, याद रखेंगे आप, 1865 है, आई एम सो सॉरी, 1865 में हुई थी ये। और इस 1865 में ब्रिटिश इंडिया ने अपना किसे कैप्चर कर लिया था यहाँ पे, तो भूटान को भी कैप्चर कर लिया था। जैसे आप एंग्लो मैसूर वॉर पढ़ते हैं, एंग्लो मराठा वॉर पढ़ते हैं, ठीक वैसे ही एंग्लो भूटान वॉर भी हुई थी। ठीक है, तो याद रखेंगे आप। चलिए आगे आता है इसके बाद, इंडियन मास्टर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, पंचकुला में हुआ, और नहीद दिवेचा जो है वो क्या बने यहाँ पे, नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप जीते हैं। ठीक है, चलिए गोल्ड मेडल बने हैं। आगे आता है फ्रेंच ओपन बैडमिंटन, ये आप पढ़ भी चुके हैं पहले, सात्विक राज और चिराग शेट्टी की अगर हम बात करें तो इनको पहला टाइटल ऑफ द ईयर मिला है फ्रेंच ओपन में, याद रखेंगे। और इन्होंने किसे साइड करा यहाँ पे, तो ताइपे की ली जी हुई यांग पो शान, ए परमात्मा, बहुत खतरनाक नाम है। ठीक है, पढ़ लेंगे आप इसे। चलिए आगे आता है प्राइवेट बैंकों ने अपना एटीएम नेटवर्क बढ़ा दिया, और अगर उसके पैरेलली हम देखें, उसके ओपोजिट हम देखें तो जो सरकारी हैं, जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, उन्होंने अपने इस दर को क्या कर दिया है, कम कर दिया है। देखिए कहता है, अगर हम बात करें यहाँ पे तो जो पब्लिक सेक्टर बैंक है उनके ऑटोमेटेड टेलर मशीन, एटीएम का
फुल फॉर्म आए तो ध्यान रखना, इन्होंने अपने नेटवर्क को क्या कर दिया, 1343 मशीन से लेकर 136173 मशीन्स हमें ATM हमें देखने को यहाँ पर मिलते हैं। और प्राइवेट बैंक की बात करें तो ये बढ़ा रहे हैं अपने ATMs को, ठीक है, याद रखेंगे आप, ये आपको याद रखना है। और कितनी मशीन्स हैं यहाँ पे टोटल, तो आप याद रखेंगे 79225 हमें देखने को मिलती हैं। बंधन बैंक की अगर हम बात करें तो इनके पास ज़्यादा है, ये जो ट्रांजैक्शन पर ATM हमें देखने को मिलता है। उसके बाद PNB भी आ जाता है आपके पास, 30 ATMs पर 1 लाख डेबिट कार्ड होल्डर। तो ये आप पढ़ लेंगे इसके साथ साथ ही कि क्यों, मतलब ये किस प्रकार से ये रेट यहाँ पर बढ़ रहा है, ठीक है। चलिए अगला आता है बैंक ऑफ बड़ौदा, जिसके पास कम है, याद रखेंगे आप। और अमंग दी प्राइवेट बैंक ICICI के पास 52 हैं, 52 ATMs पर लाख कार्ड होल्डर्स, वाइल HDFC के पास कितने हैं, 38, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आता है इंडिया के नए एम्बेसडर जो कहाँ के लिए अपॉइंट हुए हैं, रशिया के लिए। उनका नाम क्या आता है, विनय कुमार, और ये IAS ऑफिसर हैं अपने पास, 1992 बैच के IFS ऑफिसर है, सॉरी, याद रखना है आपने। और इससे पहले ये म्यांमार में भी एज एम्बेसडर काम कर रहे थे वहाँ की एम्बेसी में, ठीक है। चलिए अगला आता है आपके पास यहाँ पे बीमा सुगम। मैंने आपको ये बताया था थोड़ी देर पहले कि जो अपना ये है, जो अपनी बीमा इंश्योरेंस, जैसे आप अमेज़ॉन देखते हैं, अमेज़ॉन में आपको कपड़ा, बर्तन, जो आपको सामान चाहिए, ठीक है, जो आपको सामान चाहिए वो आपको प्रोवाइड किया जाता है। वैसे ही IRDAI ने, मतलब RDAI का फुल फॉर्म हो गया इंश्योरेंस रेगुलेटरी और डेवलपमेंट अथॉरिटी, ने क्या करा है, एक बीमा सुगम प्रकार की ऑनलाइन इंश्योरेंस एक मार्केट प्लेस को ओपन करा, या फिर ऐसा कह सकते हो बीमा सुगम एक प्रकार का अमेज़ॉन है, इंश्योरेंस का अमेज़ॉन है, या वन स्टॉप सॉल्यूशन आप इसे कह सकते हैं, जिसमें हर प्रकार की जो मतलब इंश्योरेंस से रिलेटेड बाइंग, सेलिंग, सर्विसिंग इंश्योरेंस पॉलिसी सब की सब आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। अगर हम बात करें तो ये एक IRDAI एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, अगर हम बात करें, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर काम करती है, और इसका काम है रेगुलेट करना और लाइसेंसिंग करना किसकी, इंश्योरेंस की, री इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया। तो आपको याद रखना है बीमा सुगम, क्या बोल देंगे आप इसको, पोर्टल बोल देंगे ना, हाँ, बीमा सुगम ऐप आ गई ना, पोर्टल आ गया, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अब आता है पियानो डे, है ना। पियानो डे आपको पता ही है कब मनाया जाता है, तो 28 मार्च को मनाया जाता है। और पियानो को किसने इन्वेंट करा था, तो बार्टोलोमियो क्रिस्टोफोरी, ठीक है। ये परमात्मा बहुत खतरनाक नाम है, चलो तुम याद कर लेना, ठीक है, आपको याद रखना है। यहाँ पे कहता है अगर हम बात करें, इट इज़ ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन 88th डे ऑफ द ईयर। क्यों, क्योंकि इसके अंदर कितने की नोट्स होते हैं, 88 होते हैं, तो आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे आता है, इसके बाद वर्ल्ड थिएटर डे की बात करते हैं, 27 मार्च को ये मनाया जाता है। अगर हम बात करें तो वर्ल्ड का द फर्स्ट वर्ल्ड थिएटर डे कब ऑब्जर्व किया गया था, 27 मार्च 1962 को, जिस दिन थिएटर ऑफ द नेशन सीजन ओपन किया गया था, कहाँ पे, पेरिस, फ्रांस में, ठीक है। तो याद रखेंगे आप। और उसके बाद आता है, अच्छा उसके बाद आता है शहीदी दिवस। आप सबको पता है भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के बारे में, ठीक है, इनके बारे में आप सबको पता है कि जब साइमन कमीशन इंडिया आया था, तो साइमन कमीशन, जो कि अगर हम बात करें तो साइमन कमीशन में एक अपने पंजाब के एक लीडर थे, जिनका नाम आता है आपके पास उस समय पे लाला लाजपत राय। और लाला लाजपत राय पे जो ब्रूटली लाठी चार्ज हुआ था, उसके कारण क्या हो गया था, उनकी डेथ हो गई थी, अगर आपको पता हो तो, ठीक है। साइमन कमीशन में लाला लाजपत राय की क्या हो गई थी, यहाँ पे डेथ हो गई थी। और जैसी उनकी डेथ हुई थी, तो आपको याद रखना है, वो जो डेथ हुई थी उसी का बदला लेने के लिए भगत सिंह, इन सब ने क्या करा था, इन सबको मारना किसको था, क्योंकि लाठी चार्ज के ऑर्डर किसने दिए थे, जेम्स स्कॉट ने दिए थे, तो मारना तो इसको था, पर मार किसको दिया इन्होंने, तो इन्होंने मार दिया किसको, सॉन्डर्स को। किसको मार दिया था यहाँ पे, सॉन्डर्स को। और जो सॉन्डर्स को मारा था, इसके लिए ही, जिसे आप क्या कहते हैं, लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे, लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस कहा जाता है, जिसके अंदर इन्हें अरेस्ट किया गया। और उसके बाद अगर हम बात करें, इन्हें फांसी की सज़ा यहाँ पर सुना दी गई थी, ठीक है। और कब हुई थी इनको सज़ा, तो 1931 में, अगर आपको याद हो। इसके बाद कराची सेशन हुआ था, सेशन हुए थे, पर तब तक इनकी डेथ हो चुकी थी, आपको याद रखना है। मीनवाइल गांधी और इनके बीच में, इरविन के बीच में एक दिल्ली पैक्ट भी हुआ था, जिसे दिल्ली समझौता भी कह देते हैं, या गांधी इरविन पैक्ट भी कह देते हैं, वो हुआ था। तो आप इसे पढ़ लेंगे, देख लेंगे, ठीक है। चलिए आगे आता है आपके पास यहाँ पे
इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेंबरेंस ऑफ द विक्टिम ऑफ स्लेवरी। आप सबको पता है ये स्लेवरी वाला कंसेप्ट इंडिया से स्लेव्स ले जाए जाते थे साउथ अफ्रीका बाय ब्रिटिशर्स। तो ये उन सब जो स्लेव ट्रेड जितना भी था, ठीक है, वर्ल्ड में जहाँ पे भी स्लेव ट्रेड था उसके साथ ये डील करता है और उसको याद करता है। मतलब उसके चक्कर में हम यहाँ पे ग्लोबल फ्रीडम पे जोर दें, रेसिज्म को ख़त्म करें और जस्टिस लेकर आए सोसाइटीज़ में, ठीक है। चलिए अगला आता है आपके पास यहाँ पे वर्ल्ड वाटर डे। वेरी इंपॉर्टेंट डे है ये, पेपर में 100 बार क्वेश्चन आ चुका है। 22 मार्च की अगर हम बात करते हैं तो 22 मार्च को क्या मनाया जाता है, आपको याद रखना है। 22 मार्च को मनाया जाता है आपके पास कौन सा दिन यहाँ पे, तो वाटर डे यहाँ पर मनाया जाता है, ठीक है। और आपको क्लियर रखना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वाटर अपने पास। और अगर हम इसके बारे में बात करें तो 1993 से ये मनाया जा रहा है और 2030 तक हमारी जो है वो क्या है, एम है हमारा कि जो वाटर है फॉर ऑल, फॉर सैनिटेशन सबको प्रोवाइड किया जा सके, ठीक है। चलिए उसके बाद आता है मेटेरोलॉजिकल डे। मेटेरोलॉजिकल नाम से आपको क्लियर हो गया, जो भी किसके बारे में बताएगा, वेदर रिलेटेड हमें बताएगा। ये कब मनाया जाता है तो आप याद रखेंगे 23 मार्च को एट द फ्रंट लाइन ऑफ क्लाइमेट एक्शन। इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो जिनीवा स्विट्जरलैंड। कितनी मेंबर कंट्रीज है, 193, और जिसमें से 187 मेंबर स्टेट हैं और 6 टेरिटरीज आपको देखने को मिलती है। उसके बाद टीबी डे कब मनाया जाता है, 24 मार्च को, जो कि अभी आपने पढ़ा कि वी कैन एंड टीवी। और अगर हम बात करें तो टीवी जो है वो उसका दर जो है, मतलब जो उससे मरने वाला दर है वो इंडिया में अभी क्या हुआ है, कम हुआ है, ठीक है। तो ये भी आप साथ साथ में पढ़ लेंगे। इसके साथ ही आगे देखते हैं इसके बाद। अच्छा आगे थैंक यू हो गया, ठीक है। चले तो थैंक यू, हैव अ नाइस, थैंक यू। आई थिंक आपको यहाँ तक पहले क्लियर हो चुका होगा। जो नहीं समझ में आएगा आप मुझे कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।